अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम क्लास 11 की मैथमेटिक्स की जो नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक आई है, सिलेबस 2024 एंड 25, उसमें एक्सरसाइज 1.4 कर रहे हैं जो कि पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में है। तो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम देखते हैं कि पोलर फॉर्म किस तरीके से लिखे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक ग्राफ बनाया गया है। ये ग्राफ मैंने आपकी बुक से ही लिया है, जिस इसमें ये जो ओ पॉइंट है, इनके ओरिजिन है, जिसे ओ कहा गया है, इसको क्या कहते हैं? पोल कहते हैं इसमें, ठीक है। पोल कहते हैं। और यहाँ पर जो एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, जो ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स भी कहलाते हैं, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है, सही है। यानी कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जो अभी तक आप पढ़ रहे थे, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है। और इसके जो x और y जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इन्हें हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स या फिर हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं, ठीक है। जब हम इन कोऑर्डिनेट्स को पोलर में कन्वर्ट करते हैं, तो पोलर में ये कन्वर्ट हो जाते हैं r और थीटा की फॉर्म में, क्योंकि पोलर का मतलब ये होता है कि अब आपने ये जो कोऑर्डिनेट्स ये रेक्टेंगुलर शक्ल के नहीं बनाने, बल्कि आपने पोलर यानी कि किसी सर्कल में से ये कोऑर्डिनेट्स दिए गए होते हैं। सर्कल का मतलब ये है कि इसका जब आप इसकी जो मेजरमेंट्स होती है वो रेडियस और आर और थीटा की फॉर्म में होती है ना। तो इसलिए इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आर और थीटा की शक्ल के होते हैं, और इनको हम पोलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। इसमें आर की वैल्यू किस तरीके से, यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से हम आर किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? आर जो है वो मॉड्यूलस जेड से फाइंड आउट होता है, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ जेड भी आप इसे कहते हैं। और जिसका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट है, इनके रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजनरी वैल्यू का स्क्वायर और अंडर रूट, ये हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। और थीटा की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? वो टेंजेंट इनवर्स y अपॉन एक्स है, ठीक है। अच्छा, इसमें रेक्टेंगुलर फॉर्म तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो फिर पोलर फॉर्म कौन सी होगी? पोलर फॉर्म है z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हमारे पास क्या है? ये इसकी पोलर फॉर्म है, ठीक है। जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं r इंटू ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा, क्योंकि इसमें ये जो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है ना, ये ई की पावर आयोटा थीटा की एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर देखें, यहाँ पे मैंने आपके बुक से कुछ की पॉइंट्स लिए हैं। जैसे यहाँ पर ये वाला पॉइंट आप देखें, इसमें क्या लिखा है कि साइन कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा कैन आल्सो बी रिटन एज सिस थीटा, यानी कि सिस कॉस का सी लिया है, आयोटा लिया है और एस लिया है। एंड कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू ई रेज़ पावर आयोटा थीटा एंड इज नॉन एज यूलर्स फॉर्म, ये यूलर फॉर्म भी कहलाती है, ठीक है। सिर्फ इतनी चीज, ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू ई रेज़ पावर आयोटा थीटा, ये यूलर फॉर्म कहलाती है, ठीक है। और ये पूरी फॉर्म यानी कि आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा या आर इंटू ई रेज़ पावर आयोटा थीटा, ये कौन सी है? पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है इन यूलर फॉर्म, इन यूलर फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, अब पोलर कोऑर्डिनेट्स में एक्स और वाई की क्या वैल्यूज होंगी? एक्स हमें कैसे फाइंड आउट होगा? एक्स आर कॉस थीटा से निकलता है, और वाई जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? हम आर साइन थीटा से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब इसके कुछ और की पॉइंट्स हैं। अच्छा, इसका यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं कि थीटा को यहाँ पर आर्गुमेंट ऑफ जेड कहा जाता है, सही है। थीटा की जो वैल्यू है वो आर्गुमेंट ऑफ जेड कहलाती है। ये की पॉइंट, इसका सेकंड की पॉइंट जो है ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बुक से ही मैंने आपकी लिए में की पॉइंट्स। अच्छा, अब इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको इस टेबल को रिकॉल करें। इस टेबल को आपकी फिजिक्स की बुक में भी ये टेबल होगा, या इससे प्रीवियस क्लासेस में भी आपने ये टेबल देखा होगा, जिसमें थीटा और जिसमें साइन थीटा कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा, इन तीनों की वैल्यूज जो है वो एंगुलर वैल्यूज बताई गई हैं। किसके लिए? 0 के लिए, 30 के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए और 90 के लिए, ठीक है। इसमें 0 क्या है? इसमें 0 तो 0 ही है। अच्छा, 30 क्या है? ये चूंकि डिग्री में दिया गया है, तो डिग्री को जब आप डिग्री को जब आप रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, तो वो उसका कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि जिस नंबर को आपने कन्वर्ट करना है रेडियन में, उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दें। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 18 कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा पाई अपॉन 6, यानी कि 30 को हम पाई अपॉन 6 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पाई अपॉन 6, ठीक है। और इसी तरीके से जो 45 है वो किस तरीके से आएगा? 45 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। तो इस तरीके से सारी जो है तो इस ये बनता है 45 बनता है पाई अपॉन 4, ठीक है। और इसी तरीके से हम बाकी वैल्यूज भी इसमें इसकी लगा देंगे, यानी कि 60 और 90 के लिए भी। अच्छा, इस टेबल को आप चाहें तो आप याद कर लें, और अब वैसे कैलकुलेटर चूंकि अलाउड होते हैं एग्जाम में, तो ये सारी वैल्यूज कैलकुलेटर से भी आ जाती हैं, ठीक है। अगर आप डिग्री में वैल्यू निकालना चाहते हैं
तो आप डिग्री मोड रखेंगे, रेडियन में निकालना चाहते हैं इनके कैलकुलेटर में, अगर आप cos π/6 टाइप करेंगे तो आपने मोड जो है वो रेडियन रखना है। और अगर आप cos 30 टाइप कर रहे हैं तो आपने मोड जो है वो डिग्री रखना है, तभी आपको ये वैल्यूज जो है वो मिल सकेंगी। ठीक है। अच्छा, ये मैंने बाकी वैल्यूज भी लिख दी थी। 60 जो π/3 के इक्वल है और 90 जो है π/2 के इक्वल है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म। ठीक है, अब इनको पोलर फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है 2 + i 2√3। ठीक है। अच्छा, इसे हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, हमें z इज इक्वल टू, हमें क्या चाहिए, हमें थीटा चाहिए और r चाहिए। तो पहले r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। r इक्वल होता है x² + y² अंडर रूट के। ठीक है। और x क्या होता है, x रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। इमेजनरी पार्ट क्या है, 2√3 है तो 2√3 का स्क्वायर आ जाएगा और अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसका स्क्वायर आएगा 4 और ये स्क्वायर दोनों के ऊपर है तो 2 के ऊपर स्क्वायर लगेगा 4 आ जाएगा। और 3 पर अंडर रूट है तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 4 × 3 से 12 आ जाएगा। ठीक है। और इससे हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 16 और अंडर रूट 16 से हमारे पास आ जाएगा 4। तो आर की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4। इसके बाद हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। थीटा की वैल्यू है टेंजेंट इनवर्स इमेजनरी अपॉन रियल। ठीक है, इनके y/x। तो इमेजनरी नंबर यहाँ पर कौन सा, इमेजनरी नंबर 2√3 है और रियल नंबर कौन सा है, वो है 2। 2 कैंसिल हो जाएगा तो टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 3। टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 3 आप कैलकुलेटर से अगर देखना चाहें तो कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं। वैसे आप जो है इसको यहाँ पर भी देख सकते हैं। देखिए अंडर रूट 3 जो है वो किसके इक्वल है, ये देखिए यहाँ पर ये वैल्यू है ना, टेंजेंट में अंडर रूट 3 ये है, तो ये किसके इक्वल है, ये π/3 के इक्वल यानी कि 60 के इक्वल है। ठीक है। तो यानी कि इसके ऊपर टेंजेंट इनवर्स लगा है। वैसे तो टेंजेंट 30 की वैल्यू π/3 है ना, इस तरीके से मैं आपको बताती हूँ। टेंजेंट 30 जो है यानी कि टेंजेंट π/3 जो है वो अंडर रूट 3 के इक्वल है, तो π/3 इक्वल होगा टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 3 के। सही है। तो आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं और यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी π/3। तो अच्छा, अब हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो जब पोलर फॉर्म में हम इसे लिखेंगे तो z इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ पोलर फॉर्म क्या है, z इज इक्वल टू r cos θ प्लस i sin θ है ना, ये हमारे पास पोलर फॉर्म है। अच्छा, पीछे मैं आपको एक चीज बताना भूल गई कि मैंने यहाँ लिखा है कि जो जो ये साइन थीटा और कॉस थीटा होता है, ये क्या होता है, ये पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। ठीक है। तो पीरियोडिक फंक्शंस का मतलब, अच्छा इसके अलावा एक और चीज भी मैंने लिखी है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, ये मैं अभी आपको समझा देता हूँ कि ये किस तरीके से करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये क्या है, ये हमारे पास है साइन थीटा कॉस थीटा पीरियोडिक फंक्शंस है। तो जब हमारे पास ये चूंकि पीरियोडिक फंक्शंस हैं तो आपने जब भी इसको पोलर फॉर्म में लिखना है तो आपने किस तरीके से लिखना है कि जो एंगल आपके पास आया है π/3 आया ना एंगल, तो आपने π/3 के साथ 2k π आपने ऐड करना है। ये हमेशा आपने करना है, ये इसके पीरियोडिक होने की वजह से। ठीक है। प्लस अयोटा साइन, और यहाँ पर भी आएगा 2k π, π/3 प्लस, इसको ठीक करते हैं, π/3 प्लस 2k π, π/3 और प्लस 2k π, ये हमारे पास आ गया है इसकी पोलर फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या आएगा, अच्छा और यहाँ पर जो हमारे पास ये एंगल आया है ना, ये हमारे पास π/3 आया था, तो हमने इसको एज इट इज रखा। एज इट इज इसलिए रखा क्योंकि देखें हमारे पास x की वैल्यू भी पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव है। जब हमारे पास दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं तो आप ये देखें, यहाँ पर मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया हुआ है। यहाँ पर देखें एक्स वाई प्लेन में एक्स और पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये एक्स वाई प्लेन है, इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है। और इसका एक्स यहाँ पर पॉजिटिव है, इसका यहाँ लेफ्ट साइड पर नेगेटिव होता है, और वाई जो है अबव द एक्स एक्सिस पॉजिटिव होते हैं और बिलो द एक्स एक्सिस नेगेटिव होते हैं। बात आप लोगों को पता होगी। इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होते हैं, वाई भी पॉजिटिव होते हैं, इसलिए आर्गुमेंट जेड थीटा ही रहेगा, मतलब जो वैल्यू आएगी वही रहेगी। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, इसलिए इसमें आर्गुमेंट ऑफ जेड की जो वैल्यू आएगी वो जो थीटा आपने निकाला होगा उसमें पाई को ऐड करने, थीटा प्लस पाई से आएगी। इसी तरह से थर्ड में जो वैल्यू हमारे पास आएगी थर्ड क्वाड्रेंट में, उसमें एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं, तो इसमें आर्गुमेंट ऑफ जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, थीटा माइनस पाई से, मतलब थीटा की जो वैल्यू आएगी उसमें से पाई को सब्ट्रैक्ट करना है।
और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। इसमें आर्गुमेंट ऑफ z की वैल्यू क्या होती है, माइनस थीटा, मतलब जो थीटा की वैल्यू आएगी उसके साथ माइनस का साइन लगा देना। लेकिन इस वक्त चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो हमारे पास थीटा की वैल्यू जो आई थी एज इट इज मैंने यूज कर ली। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अच्छा, पार्ट टू इसका देखते हैं। पार्ट टू में क्या है, x की वैल्यू 3 है और y माइनस अंडर रूट 3 है, तो r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर और प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, वैसे आप माइनस ना भी लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर से माइनस का साइन जो वापस पॉजिटिव हो जाता है। तो r की वैल्यू हमारे पास आएगी 9 प्लस ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 3 रह जाएगा, 9 इससे आ जाएगा 12 अंडर रूट, और 12 अंडर रूट इक्वल होता है 2 अंडर रूट 3 के। ठीक है, ये मैं एक आपको करके दिखा रही हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन, बाकी आपने खुद करनी है। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर लेंगे क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। तो देखें इसका पेयर बन रहा है तो ये अंडर रूट से बाहर आ गया, और ये सिंगल है तो ये अंडर रूट के अंदर आ गया। तो आर की वैल्यू ये आ गई। जो वैल्यूज आती जाती हैं उनको आप हाईलाइट करते रहा करें। अब थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। थीटा हमारे पास क्या बनेगा, टेंजेंट इनवर्स। अच्छा, एंगल फाइंड आउट करते हुए आपने साइन नहीं लगाना है। एंगल फाइंड आउट करते हैं तो y अपॉन x आएगा, तो y अंडर रूट 3 है, x की वैल्यू 3 है, तो ये हमारे पास टेन इनवर्स। अच्छा, आप चाहें तो कैलकुलेटर में डायरेक्ट लिख लें, और अगर आप सिंप्लीफाई करके इस तरह से टेबल में से देखना चाहते हैं, जो टेबल मैंने बनाकर दिखाया था आपको, तो उस टेबल से अगर आप देखना चाहते हैं देखें, तो यहाँ पर 1 अपॉन अंडर रूट 3 ये वाली वैल्यू है, तो 1 अपॉन अंडर रूट 3 किसके इक्वल है, पाई/6 के, यानी कि 30 के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 30, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स पाई/6 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गई थीटा की वैल्यू। लेकिन हमने क्या लिखना है, आपने लिखना है कि सिंस थीटा लाइज इन, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। यहाँ एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है, तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था कि आर्गुमेंट ऑफ जेड जो है वो माइनस थीटा की इक्वल होता है। आर्गुमेंट ऑफ जेड जो है वो माइनस थीटा की इक्वल होता है, तो यहाँ पर हमारे पास -पाई/6 बन जाएगा ये। ठीक है, और इसी तरह से जो पोलर फॉर्म बनेगी, हेंस पोलर फॉर्म इज इक्वल टू, देयरफॉर पोलर फॉर्म इज इक्वल टू, हमारे पास क्या बनेगा, आर की वैल्यू क्या है, 2 अंडर रूट 3 है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। कॉस, यहाँ पर हम लिखते हैं, इसको बड़ा ब्रैकेट बनाए, कॉस यहाँ पर क्या आएगा, -पाई/6 और +2k पाई, ये साथ जरूर लिखना है आपने, और प्लस आयोटा साइन -पाई/6 +2k पाई। इस तरीके से हमारे पास ये पोलर कोऑर्डिनेट्स इसके बन जाएंगे। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है -2 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर r की वैल्यू, थर्ड पार्ट है ये, यहाँ पर लिख लेते हैं कि थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं। r की वैल्यू हमारे पास कैसे निकलेगी, 2 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर। आप चाहें तो साइन लगा लें, चाहे तो ना लगाएं, वापस पॉजिटिव ही हो जाते हैं। तो इससे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4+4 से √8 आ जाएगा, और √8 जो है वो 2 √2 की इक्वल है। बिल्कुल वैसे ही आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। थीटा की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। थीटा की वैल्यू आएगी टेन इनवर्स y/6, तो y क्या है, 2 है, और ये भी 2 है, तो टेन इनवर्स 1 अगर आप टेबल में देखें, आप टेबल से भी डायरेक्ट देख सकते हैं, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, आप इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू 90 आती है, इनके 45 आती है, सॉरी, तो पाई/4 आ जाता है। ठीक है, थीटा पाई/4 है। यहाँ पर आपने लिखना है कि सिंस थीटा लाइज इन, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, एक्स नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है, तो इसलिए आर्गुमेंट ऑफ जेड जो है, ये पीछे मैंने आपको बताए थे, आर्गुमेंट ऑफ जेड किसकी इक्वल होता है, थीटा माइनस पाई की इक्वल होगा, थीटा माइनस पाई के। तो थीटा की वैल्यू है पाई/4 और ये है पाई की इक्वल, तो इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो पाई-4 पाई से -3 पाई/4 आ जाएगा। ठीक है, तो -3 पाई/4 की वैल्यू हम लगाते हैं। अब कार्टेशियन, अब हम बनाते हैं पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म कैसे बनेगी, z इज इक्वल टू, यहाँ पर आपने लिखना है कि देयरफॉर पोलर फॉर्म इज इक्वल टू r की वैल्यू क्या है, 2 अंडर रूट 2 है, और यहाँ पर लगेंगे कॉस -3 पाई/4 +2k पाई और प्लस आयोटा साइन -3 पाई/4 +2k पाई, ऐसे। ठीक है, अब हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या कहते हैं, फोर्थ पार्ट है इसका आयोटा -1। अच्छा, यहाँ पर अब फोर्थ पार्ट में देखें, फोर्थ पार्ट को थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये है कॉस पाई/3 और है प्लस आयोटा साइन पाई/3। अब पहले कॉस पाई/3 और साइन पाई/3 की वैल्यूज जो है आप टेबल में से देख लें, या आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकाल लें। तो जब आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आपके पास बनेगा
कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट निकाल लें। पाई/3 है, मॉड आपने रेडियन रखना है, कॉस पाई/3 1/2 के इक्वल, आप टेबल से भी देख सकते हैं। प्लस आयोटा, साइन की वैल्यू क्या है पाई/3, तो ये √3/2 के आता है। ये मैं आपको टेबल से भी दिखा देती हूँ। आप टेबल अगर इसका देखें, ये रहा टेबल, कॉस पाई/3 और साइन पाई/3। पाई/3 क्या है, ये 60 है, तो देखो √3/2 और 1/2 आता है। सही है, तो ये हमारे पास वैल्यूज इसकी आ गई हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई आप कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये जो डिनोमिनेटर में 2 है इसके, यानी कि एलसीएम ले लें तो 2 आ जाएगा। तो इस 2 को आपने क्या करना है, आपने इस 2 को ऊपर लेकर चले जाना है। ठीक है, ऊपर लेकर चले जाएंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये इस तरीके से आ जाएगा 2 अयोटा -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा √3। आप चाहें तो स्टेप बाय स्टेप इसके स्टेप कर सकते हैं। पहले एलसीएम लें इसका, नीचे 2 आ जाएगा, उस 2 को ऊपर लेकर चले जाएं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, अब चूंकि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं, तो कभी भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं छोड़ना है, उसकी रेशनलाइजेशन करनी पड़ती है। तो आप इसकी रेशनलाइजेशन करेंगे, अयोटा -1 इनके आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 2, इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 1 माइनस अयोटा √3, ये 1 है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा √3। सिर्फ हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज होता है। जब आप इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में पहले इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2। 2 को बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा आएगा, अयोटा अयोटा √3 से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा स्क्वायर, और माइनस का साइन भी है साथ में ना। तो चलिए एक स्टेप और कर लेते हैं, माइनस अभी मैं कर रही हूँ, आगे के क्वेश्चन में फिर मैं अयोटा स्क्वायर को डायरेक्ट -1 पुट करूंगी। ठीक है, अयोटा स्क्वायर और √3 आ जाएगा साथ में। फिर इसके बाद क्या आएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 ही रहेगा, और -1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस अयोटा √3 आएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपके पास, a² - b² का फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पर आपके पास आएगा 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, और माइनस आते a² - b² ना, अयोटा स्क्वायर b² का जब फॉर्मूला बनेगा अयोटा √3, √3 का स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो 3 रह जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। तो इसे हम फर्दर सब सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 भी साथ साथ मल्टीप्लाई करते रहे, ये अयोटा और प्लस अयोटा √3, इसको हम कंबाइन करके लिख लेते हैं। या अगर 2 को बाद में मल्टीप्लाई करना चाहें तो बाद में मल्टीप्लाई कर लें, इसे हम कंबाइन करके लिख लेते हैं, अयोटा और अयोटा √3 को। तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस अयोटा √3। आप इसमें से कॉमन ले लेना, अयोटा मैंने इसमें से कॉमन ले लिया। ठीक है, अच्छा इसका जो रियल पार्ट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, √3 के साथ अयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल होती है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो √3 और -1, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका रियल पार्ट आ जाएगा √3 -1। अच्छा, यहाँ पर अब हम इसे डिनोमिनेटर में 2 और 4 को कैंसिल कर दें और डायरेक्ट मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करूँ। पहले रियल को लिख रही हूँ, रियल पार्ट इसका आएगा √3 - 1/2। ठीक है, 2 और 4 कैंसिल हो गए हैं, और प्लस अयोटा, और यहाँ पर मैं इमेजिनरी पार्ट लिख रही हूँ, ये आएगा √3 + 1 में एक ही शेप में लिख रही हूँ, इनकी √3 + 1 मैंने कर दिया, इसको 1 + √3 भी लिख सकते हैं आप, डिवाइडेड बाय 2। ये मेरे पास ये सिंप्लीफाई हो गया। अब मैंने इसका आर और थीटा फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आर और थीटा किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, आर का फॉर्मूला सबसे पहले लगाते हैं, आर फाइंड आउट करते हैं। आर की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट होती है, x² + y² अंडर रूट। तो x क्या है, x है √3 - 1/2। ठीक है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस y क्या है √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास y आ गया। सही है, अब x² + y² को इसको सॉल्व करते हैं, और इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड हो जाएगा, तो a² - b² का फॉर्मूला बनेगा। तो a² से क्या आएगा, √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 रह जाएगा, फिर -2ab होता है, तो 2a √3 है और b 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई होगा एज इट इज आ जाएगा, और प्लस b का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट के अंदर ही आपने रखना है। इसी तरह से दूसरी वैल्यू को भी कर लेते हैं, इसमें प्लस का साइन है, यहाँ पर क्या आएगा, बिल्कुल वैसे ही √3 का जो स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा, 3 आ जाएगा, फिर प्लस 2ab, तो 2a और b हमारे पास 1 है, और प्लस b² इनके 1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब इसका आप एलसीएम ले लें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, एलसीएम ले लेंगे तो एक 4 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3 - 2 √3 + 1 + 3, ये न्यूमरेटर में जितनी भी वैल्यूज हैं ये सब एक साथ हम लिख देंगे, +1। यहाँ पर 2 √3 और 2 √3 कैंसिल हो रहा है, और अंडर रूट भी लगा दें इसके ऊपर। ठीक है,
और हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी 3+1 और 3 और 3 6 हो जाएंगे, 6+2 8 आ जाएगा, तो 8/4 का अंडर रूट, तो 8/4 कैंसिल हो जाएंगे, 2 आ जाएगा, तो अंडर रूट 2 हमारे पास आर की वैल्यू इसकी आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई है। अब हम थीटा भी फाइंड आउट कर लेते हैं। थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? थीटा बिल्कुल उसी तरह से टेंजेंट इनवर्स y/x, तो y क्या है अंडर रूट 3+1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से लगाएं, और x क्या है अंडर रूट 3 - 1 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो आपके पास रह जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट 3+1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 - 1। आप इसे कैलकुलेटर में डायरेक्ट पुट कर लें, तो आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5π/2। ये आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेटर चूंकि अलाउड होते हैं तो आप उसका फायदा उठाएं। टेबल भी याद करने की बेशक जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से वैल्यूज, लेकिन टेबल को एक दफा से देखना जरूर है ताकि आपको याद रहे कि कैलकुलेटर से आप वैल्यू सही निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे। ठीक है, अब हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। पोलर फॉर्म हम लिखेंगे तो z=, आर क्या है, आर है अंडर रूट 2। ठीक है, कॉस थीटा, तो कॉस आएगा, और थीटा है 5π/2 +2k पाई, ये 2k पाई लिखना ना भूलें, प्लस अयोटा साइन 5π/4। अच्छा, हमने यहाँ पर इसका क्वाड्रेंट नहीं देखा, क्वाड्रेंट देख लेते हैं जरा। क्वाड्रेंट इसका एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव हैं, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो लकीली फर्स्ट क्वाड्रेंट ही था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा आते हैं वही आर्गुमेंट जेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा +2k पाई। इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, ये पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना है। रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि आपने इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेना है। वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जब आप π/3 और π/6 की वैल्यूज पुट करेंगे इसके अंदर, तो वो खुद ब खुद जो है वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, यहाँ पर क्या है कॉस π/6, तो π/6 इक्वल होता है किसके, कॉस π/6 को डायरेक्ट वैल्यू लगाते हैं। चलिए डायरेक्ट वैल्यू लगा लेते हैं। आप टेबल से भी देख सकते हैं, कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं। कॉस π/6 जो है वो अंडर रूट 3/2 के इक्वल है। ठीक है, और साइन π/6 1/2 के इक्वल है। इसी तरह से यहाँ पर कॉस π/3 है तो वो 1/2 के इक्वल है, और प्लस अयोटा साइन π/3 जो है वो अंडर रूट 3/2 के इक्वल है। ठीक है, ये हमारे पास इसकी वैल्यूज आ गई। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे। अंडर रूट 3/2 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 3/4, अंडर रूट 3/4 आ जाएगा। ठीक है, फिर अंडर रूट 3/2 से मल्टीप्लाई होगा और अयोटा भी है साथ में, तो आएगा अयोटा और 3/4 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस अयोटा 1/2 मल्टीप्लाई होंगे तो आएगा अयोटा 1/4, और फिर यहाँ पर अयोटा और अयोटा अयोटा स्क्वायर हो जाएगा तो मैं माइनस का साइन लगा रही हूँ, और 1/2 अंडर रूट 3/2 मल्टीप्लाई होंगे तो अंडर रूट 3/4 आ जाएगा। ये हमारे पास वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, और हमारे पास वैल्यू जो बन रही है वो क्या बन रही है 3/4 अयोटा और 1/4 अयोटा। इसका एलसीएम ले लें तो 3+1 से 4 आएगा, तो 4 अयोटा/4 आ रहा है, जिससे हमारे पास आ जाता है अयोटा। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट देखते हैं। इसमें कहते हैं cos π/6 माइनस अयोटा साइन π/6। अच्छा, cos π/6 साइन π/6 को आप कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं, और जो टेबल मैंने आप लोग को शो करवाया था आप उसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आप दोनों तरीकों से जब देखेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी cos π/6 की अंडर रूट 3/2, और इसकी वैल्यू आएगी 1/2 साइन की वैल्यू। ठीक है, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो 2 है अपनी जगह पे रहेगा। cos π/3 जो है वो इक्वल है 1/2 के, और प्लस अयोटा, और साइन π/3 जो है वो अंडर रूट 3/2 के इक्वल है। अब आप देखें कि फ्रैक्शन में भी अपॉन टू है दोनों के साथ, और डिनोमिनेटर में भी अपॉन टू है, तो हम न्यूमिनेटर में भी अपॉन एलसीएम ले लेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लेंगे 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे लेट सपोज आपके पास है 3/2 और डिवाइडेड बाय 5/2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 3/5। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये 2 को कैंसिल कर देते हैं एलसीएम लेकर, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रही हूँ, ऊपर मेरे पास रह जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अयोटा, और डिनोमिनेटर में ये वाला 2 अपनी जगह पे रहेगा, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1 + अयोटा अंडर रूट 3। जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो आप क्या करेंगे, आप इसके रेशनलाइजेशन करेंगे। तो जब इसकी हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो हमारे पास अंडर रूट 3 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 2 × 1 + अयोटा अंडर रूट 3 आएगा, और इसकी रेशनलाइजेशन जब करेंगे तो इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 - अयोटा अंडर रूट 3, इस 2 को नहीं लेना है आपने। ठीक है, 1 - अयोटा अंडर रूट 3,
अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा √3 1 से मल्टीप्लाई होगा, √3 आएगा, √3 माइनस आयोटा √3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस √3 से 3 बन जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 3 आयोटा आ जाएगा। माइनस आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस आयोटा आएगा, माइनस आयोटा √3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा स्क्वायर √3 आएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर √3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आएगा, ये 2 अपनी जगह पे रहेगा, यहाँ पर 1 का यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस के साइन लगाते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा √3, ये -3 आयोटा और माइनस आयोटा ऐड हो जाएंगे तो -4 आयोटा आ जाएगा, और ये आयोटा स्क्वायर का माइनस का साइन जो है ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, आयोटा -1 है और आयोटा -1, ठीक है, तो ये साइन हमारे पास जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे साइन ठीक कर लें, ये माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अयोटा स्क्वायर माइनस का साइन आ जाएगा इसकी वजह से, तो -√3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय क्या वैल्यू मेरे पास आएगी इससे 2, और यहाँ पर आएगा 1 + 3 क्योंकि अयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल है। ठीक है, अब इससे मेरे पास फर्दर जब मैं इसे सॉल्व करती हूँ √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा -4 अयोटा डिवाइडेड बाय यहाँ से भी मेरे पास आ जाएगा 2, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 3 + 1 से 4। ठीक है, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा -आयोटा/2, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है एक स्टेटमेंट दिए कि x1 + आयोटा y1 x2 + आयोटा y2 ये सारे का प्रोडक्ट जो इज इक्वल टू a + आयोटा b के है, यानी कि ये गिवन स्टेटमेंट है, और हमें शो क्या करना है कि x1 का स्क्वायर + y1 स्क्वायर x2 स्क्वायर + y2 स्क्वायर इन सब का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर के। तो आप जरा एक बात पर ध्यान दें कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड लेते हैं, यानी कि z का जब मैग्नीट्यूड लेते हैं या मॉड्यूलस b से हम कहते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू आती है x² + y² के। तो इसका मतलब ये है कि जो गिवन स्टेटमेंट है, ये देखिए सारे कॉम्प्लेक्स नंबर में दिए, गिवन हमें क्या दिया हुआ है, गिवन हम पहले लिख लेते हैं। गिवन हमें दिया है x1 + आयोटा y1 x2 + आयोटा y2 x3 + आयोटा y3, ये सब प्रोडक्ट में, ठीक है, इंटू xn + आयोटा yn इज इक्वल टू a + आयोटा b के इक्वल है। ठीक है, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो मैं अगर बोथ साइड्स पर मैग्नीट्यूड अप्लाई कर दूं या मॉड्यूलस भी हम इसे कह सकते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इस पूरे पर मैं मैग्नीट्यूड अप्लाई करूं तो मेरे पास आ जाएगा x1 + आयोटा y1, ये 1 है, ठीक है, और x2 + आयोटा y2, इसको आप 1 कर लें, और यहाँ पर आएगा x3 + आयोटा y3 अप टू सोन xn + आयोटा yn, मॉडुलस यहाँ पे बंद करें, और यहाँ लेफ्ट साइड पर भी मॉडुलस, राइट साइड पर भी मॉडुलस ले लें a + आयोटा b। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आप लोगों को याद होगा मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया है कि z1, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि सिंस z1 इंटू z2 का जो मॉडुलस है वो इक्वल होता है z1 मॉडुलस इंटू z2 मॉडुलस, हम इसे अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सब पर सेपरेटली जो है वो मॉडुलस अप्लाई कर देंगे। हम इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x1 + आयोटा y1, ठीक है, यहाँ पर भी लिखेंगे x2 + आयोटा y2, ठीक है, और इंटू x3 + आयोटा y3 अप टू सोन, और यहाँ आएगा xn + आयोटा yn इज इक्वल टू, राइट साइड पर क्या है, a + आयोटा b। अब हम कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं, कॉन्जुगेट नहीं, मैग्नीट्यूड अप्लाई करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड का, z मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है x² + y² अंडर रूट। ठीक है, ये अपने साथ साथ रेफरेंस देते रहना है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, x1² + y1² अंडर द रूट, ठीक है, इसी तरह से इसका भी बनेगा x2 + आयोटा y2 अंडर रूट, स्क्वायर भी लगाएं, ठीक है, इसी तरह से 3 वाला भी लिखें, x3² + y3, अच्छा आयोटा नहीं आता है, सॉरी आयोटा इसमें नहीं आता है, ठीक है, y3² अंडर रूट और इंटू सोन, और यहाँ पर आएगा xn² प्लस yn² अंडर रूट इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, a² + b², यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और अंडर रूट।
ठीक है, अब बोथ साइड्स पर अंडर रूट है, अंडर रूट बोथ साइड्स पर स्क्वायर अप्लाई कर दें तो सारे अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे। ये देखो सारे प्रोडक्ट में है ना, तो इसीलिए वो कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ, क्योंकि वो जो स्क्वायर अप्लाई करेंगे हम वो हर टर्म पर इंडिविजुअली अप्लाई होगा। तो आपने लिखना है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स। तो यहाँ पर आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए। यहाँ पर आएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, यहाँ पर आएगा x3 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर एंड xn स्क्वायर प्लस yn स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यही हमने प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, या हैंस शोन। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं, सेकंड पार्ट में भी ये जो क्वांटिटी हमें दी हुई है इसी क्वांटिटी को हमने लेना है, और इस पर क्या करना है, हमने हमने लिखना है गिवन दैट, क्या वैल्यू हमें गिवन है, x1 प्लस अयोटा y1, x2 प्लस अयोटा y2। ठीक है, और x3 वाली भी लिख लें, और यहाँ पर आएगा xn प्लस अयोटा y n इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b। अच्छा, यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना है, शो क्या करना है, टेंजेंट इनवर्स y अपॉन x शो करना है ना। तो टेंजेंट इनवर्स हमें किससे मिलता है, थीटा से मिलता है। तो इनके आर्गुमेंट ऑफ z जो है वो इक्वल होता है टेंजेंट इनवर्स y अपॉन एक्स के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि बोथ साइड्स पर आर्गुमेंट अप्लाई कर देंगे। आपने कहना है कि अप्लाइंग आर्गुमेंट ऑन बोथ द साइड्स, तो हम क्या लिखेंगे, आर्गुमेंट, और यहाँ पर सब पर आर्गुमेंट अप्लाई हो जाएगा, x1 प्लस अयोटा y1, x2 प्लस अयोटा y2, x3 प्लस अयोटा y3, आप चाहें तो ऊपर वाले में भी ये लिख लें, और यहाँ पर आएगा xn प्लस अयोटा yn इज इक्वल टू आर्गुमेंट एक्स ए प्लस अयोटा डी। अब और हमें पता है कि आर्गुमेंट ऑफ z जो है वो किसकी इक्वल होता है, वो टेन इनवर्स y अपॉन एक्स की इक्वल होता है। और हमें ये भी पता है कि आर्गुमेंट ऑफ, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर आर्गुमेंट अप्लाई हो रहा है तो मतलब दोनों का प्रोडक्ट है, या आर्गुमेंट ऑफ मतलब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 किसकी इक्वल होता है, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2, ये इसकी इक्वल है। ठीक है, ये आप लोग अपने पास फॉर्मूला नोट कर लें। तो यहाँ पर अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यहाँ पर इज इक्वल टू, अब सबसे पहले तो सब पर आर्गुमेंट अप्लाई करें, तो और दरम्यान में प्लस के साइन लगाते जाएं, तो हमारे पास आ जाएगा आर्गुमेंट ऑफ x1 प्लस अयोटा y1, फिर प्लस आर्गुमेंट ऑफ x2 प्लस अयोटा y2, और प्लस अप टू सोन, फिर प्लस आर्गुमेंट ऑफ xn प्लस अयोटा yn इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ a प्लस अयोटा b। अब आर्गुमेंट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आर्गुमेंट z टेन इनवर्स y अपॉन x की इक्वल है, तो हमारे पास ये सारी टर्म्स टेन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। टेन इनवर्स यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा y1 अपॉन x1, फिर प्लस टेन इनवर्स यहाँ पर आएगा y2 अपॉन x2, फिर आएगा प्लस अप टू सोन प्लस टेन इनवर्स yn अपॉन xn। ठीक है, और यहाँ पर भी आ जाएगा टेन इनवर्स b अपॉन a। ठीक है, इनके y अपॉन एक्स। अब यहाँ पर देखें, ये सारी टर्म्स एक ही जैसी टर्म्स हैं और ऐड हो रही हैं। डिफरेंस क्या है, सिर्फ ये y1 x1, y2 x2, y3 x3, yn xn, यानी कि इसका जो सबस्क्रिप्ट है ये चेंज हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम इस पर समीशन अप्लाई कर देंगे, पूरे पर सम अप्लाई हो रहा है ना, सम हो रहा है, तो हम एक ही बार टेंजेंट इनवर्स y अपॉन एक्स लिखेंगे, और y अपॉन एक्स के साथ एक जनरल सबस्क्रिप्ट लगाएंगे, लेट सपोज r है वो सबस्क्रिप्ट, और इसके साथ लगाएंगे समेशन, और आर की वैल्यू हम बताएंगे कि कहाँ से कहाँ तक हमें लेनी है। तो देखो ये कहाँ से शुरू, वन से शुरू है और एन पर खत्म है ये जो सबस्क्रिप्ट है, तो आर की वैल्यू वन से शुरू होगी, तो हम पढ़ेंगे आर रन्स फ्रॉम 1 to n, इस तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू, और जो राइट साइड है वो एज इट इज रहेगा, टेन इनवर्स बी अपॉन ए। अच्छा, एक और चीज आपने याद रखनी है, इसके साथ प्लस 2 के पाए आपने ऐड करना है, यहीं पर आप ऐड कर लें, क्योंकि सबके साथ मतलब एज अ होल आप ऐड कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, तो हम जो है वो इस वजह से इनके साथ 2 के पाए ऐड करते हैं एंगल के साथ। ठीक है, तो एक ही साइड पर बस आपने ऐड कर लेना, तो यहाँ पर 2 के पाए आपके पास ऐड हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं कि if 1 plus z divided by 1 minus z is equal to cos 2 theta plus iota sin 2 theta, show that z is equal to iota tangent theta। अच्छा, हमने शो क्या करना है, z is equal to iota tangent theta, जबकि हमारे पास z वाली फॉर्म किस शक्ल में, 1 plus z divided by 1 minus z, इसका मतलब इसमें से हमें सब कुछ खत्म करना होगा, सिर्फ z हमें हमारे पास चाहिए हमें। तो हम इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, हम कहते हैं कि फॉर्मूला क्या है कि इफ a अपॉन b
इज इक्वल टू सी अपॉन डी, देन a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी डिवाइडेड बाय c माइनस डी। ये कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल है, सही है, थ्योरम है। तो इस थ्योरम को हम यूज करेंगे इसके अंदर। तो अब यहाँ पर क्या है, हमें जो गिवन है वो हम वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं। गिवन क्या है, 1 + z डिवाइडेड बाय 1 - z इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। तो अब ये 1 + z ए हो गया है, 1 - z बी हो गया है। ये न्यूमरेटर में जो वैल्यू कॉस 2 थीटा वाली है सब पूरी वैल्यू सी हो गई है, और डिनोमिनेटर में जो 1 है ये डी हो गया है। तो ये और ये इक्वल है चूंकि, तो यहाँ पर ये वाला रूल यहाँ कंप्लीट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फ्रैक्शन भी इक्वल होगा। तो हम ये वाला फ्रैक्शन बनाते हैं। हम क्या कहेंगे कि a प्लस बी, ए क्या है 1 + z है, b क्या है 1 - z है, डिवाइडेड बाय a माइनस बी। a है 1 + z माइनस b है 1 - z, इस माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा, 1 + z हो जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, c प्लस डी, c क्या है वो है कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय, और सॉरी ये c प्लस डी, तो +1 लिखेंगे, d यहाँ पर 1 है, ठीक है। और इसके साथ डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, c माइनस डी, तो कॉस 2 थीटा और प्लस आयोटा साइन 2 थीटा - 1, ठीक है, यानी कि c माइनस डी। अच्छा, यहाँ पर अब cos 2 थीटा और sin 2 थीटा के लिए हम कुछ हाफ एंगल आइडेंटिटीज यूज करेंगे। तो जो आइडेंटिटीज हम यूज करने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एक फॉर्मूला तो आपने, एक आइडेंटिटी तो आपने हमेशा से याद रखनी है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब इसी आइडेंटिटी से डिफरेंट वैल्यूज निकाली गई हैं, जैसे sin² थीटा इक्वल होता है 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 के, इसे हाफ एंगल आइडेंटिटी कहते हैं। अब यहाँ पर अगर इसे इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये बन जाएगा 2 sin² थीटा इज इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा। और यहाँ पर जब मुझे चूंकि cos 2 थीटा की वैल्यू चाहिए, इस cos 2 थीटा को इस साइड पर लेकर आ जाएं और इसे वहां ले जाएं, तो ये cos 2 थीटा इधर आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये उधर जाएगा वहां जाकर ये नेगेटिव हो जाएगा, तो 2 sin² थीटा हो जाएगा। तो एक आइडेंटिटी हम ये यूज करेंगे, इनके cos 2 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर इस लाइन को सही से बनाते हैं, cos 2 थीटा इज इक्वल टू, ये वाली आइडेंटिटी हम यूज करेंगे 1 - 2 sin²थीटा। अच्छा, इसी आइडेंटिटी को हम फर्दर अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 sin²थीटा की वैल्यू अगर मैं इस आइडेंटिटी से निकालती हूँ तो मेरे पास बनती है cos sin²थीटा इज इक्वल टू 1 - cos²थीटा। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगी 1 - cos²थीटा, और इसके बाद इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास बनता है 1 माइनस, इस ब्रैकेट को खोल लें तो 2, और इस माइनस की जैसे साइन प्लस हो जाएगा 2 cos²थीटा, ठीक है। और यहाँ पर फर्दर इसे सिंप्लीफाई जब करते हैं तो cos 2 थीटा की वैल्यू आती है 1 - 2 से आएगा -1 प्लस 2 cos²थीटा, ठीक है। ये आइडेंटिटीज हम इसमें यूज करेंगे, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। ये हम cos 2 थीटा की वैल्यूज लगाएंगे। अब इसके बाद जो एक और आइडेंटिटी हम यूज करने वाले हैं वो sin 2 थीटा के लिए है। तो sin 2 थीटा जो है वो किसके इक्वल है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि sin 2 थीटा इक्वल है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा पे, ठीक है। एक ये आइडेंटिटी हम यूज करने वाले हैं। तो इन 3 आइडेंटिटीज को हम यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज को ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर इससे वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + 1 से 2 आ जाएगा, z + z से 2z आ जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू रह जाएगी cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा की, ठीक है। और +1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आएगा cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा -1 के। अब यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/z रह जाएगा। तो हमें चूंकि z यहाँ लेफ्ट साइड पर चाहिए तो मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूंगी, मतलब इसको उल्टा कर दूंगी, दोनों साइड के फ्रैक्शंस को उल्टा कर दूंगी। तो मेरे पास ये बन जाएगा 1/z से z आ जाएगा, और इस फ्रैक्शन को जब मैं उल्टा करूंगी तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो यहाँ पर आएगा cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा -1 डिवाइडेड बाय, न्यूमरेटर नीचे लिखेंगे cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा और +1, ठीक है। अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। cos 2 थीटा की जगह पहले ये वाली वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा 1 - 2 sin²थीटा, और प्लस आयोटा, ये जो sin 2 थीटा इसकी जगह आप लगाएं 2 sin थीटा cos थीटा, और यहाँ पर आप लगाएंगे -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय
यहाँ पर क्या आएगा, cos 2 थीटा की जगह दूसरी आइडेंटिटी लगाएं तो लगेगा -1 + 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा, ये sin 2 थीटा की जगह वही वाली आइडेंटिटी लगाएं जो न्यूमरेटर में लगाइए, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और ये +1 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर -1 और +1 कैंसिल हो गए, डिनोमिनेटर में भी -1 और +1 कैंसिल हो गए। तो लेफ्ट साइड पर हमारे पास z चल रहा है, और न्यूमरेटर में देखें, हम न्यूमरेटर से भी साइन कॉमन ले लेंगे और डिनोमिनेटर से कॉस कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास और 2 भी कॉमन है। ठीक है, तो हम ये वैल्यूज को कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू, ऊपर से निकल रहा है साइन कॉमन, ठीक है, और डिनोमिनेटर से आता है कॉस कॉमन। तो अभी देखते हैं कॉस थीटा और साइन थीटा कि हमारे पास अंदर क्या वैल्यूज बचती हैं। ठीक है, अच्छा, न्यूमरेटर में अंदर जो मेरे पास वैल्यूज बच रही हैं वो क्या बच रही है, यहाँ पर रहता है माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर रहता है प्लस आयोटा कॉस थीटा। यहाँ पर रह जाता है माइनस साइन थीटा प्लस आयोटा है, हाँ, प्लस आयोटा कॉस थीटा, प्लस आयोटा कॉस थीटा। अच्छा, मैंने 2 भी कॉमन लिया है, ठीक है, न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। अच्छा, अब बाकी की क्या टर्म बचती है, डिनोमिनेटर में क्या बचता है, डिनोमिनेटर में जब मैंने इसमें से कॉस थीटा कॉमन लिया है तो यहाँ पर एक कॉस थीटा बचेगा और यहाँ पर एक कॉस थीटा बचेगा, तो कॉस थीटा और यहाँ पर साइन थीटा बचेगा, सॉरी, एक कॉस थीटा बचेगा, यहाँ पर कॉस थीटा बचेगा और यहाँ पर साइन थीटा बच जाएगा, और दोनों पॉजिटिव हैं, तो हमारे पास आएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये वैल्यूज मेरे पास आ जाएंगी। अब यहाँ देखें न्यूमरेटर में, इस माइनस के साइन को अगर मैं, ये 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेंजेंट थीटा की इक्वल होता है, तो मैं टेंजेंट थीटा लगा दूंगी। यहाँ पर देखें, इस माइनस के साइन को मैं आयोटा स्क्वायर से रिप्लेस कर सकती हूँ ना, मैं आयोटा स्क्वायर लगा दूंगी, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल होता है, और प्लस आयोटा साइन कॉस थीटा आ जाएगा। क्योंकि देखिए, मुझे किसी तरह से इन दोनों टर्म्स को एक जैसा बनाकर कैंसिल आउट करना है, क्योंकि मेरा रिजल्ट ऑलमोस्ट आ गया है। z इज इक्वल टू आयोटा टेंजेंट थीटा मुझे प्रूफ करना है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख दें कि सिंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के। तो अब क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर से आयोटा को कॉमन ले लें, आयोटा इसमें भी है आयोटा इसमें भी है, तो आ जाएगा z इज इक्वल टू आयोटा टेंजेंट थीटा, और न्यूमरेटर में बचता है साइन, ये आयोटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखें, बिल्कुल एक जैसी क्वांटिटीज बन गई हैं, जगह चेंज है, आप जगह वापस इसकी सही भी करके लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, तो मेरे पास रह जाएगा z इज इक्वल टू आयोटा टेंजेंट थीटा, तो ये हैंस शोन। ठीक है, आपने इस तरीके से करके लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी दी हुई है कि ये हमारे पास एक आइडेंटिटी दी और आपने ये 2 चीजें शो करनी है। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वैसे साथ साथ ही सॉल्व हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि आपने ये प्रूफ करना है, सही है, तो ये वाली चीज आपने प्रूफ करनी है, ये वाली चीज। तो हमें जो गिवन क्वांटिटी है वो वैल्यूज जो हमें दी हुई हैं, तो इसमें आप देखें कि हम कुछ सपोजिशंस करते हैं। हमें पता है कि कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा इक्वल है किसके, ई रेस टू दी पावर आयोटा अल्फा की इक्वल है, ये बात आप लोगों को पता है, ठीक है, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा था कि यूलर थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ई रेस पावर आयोटा थीटा की इक्वल है। इसी तरह से कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा जो है वो इक्वल है किसके, ई रेस पावर आयोटा बीटा के इक्वल होगा। इसी तरह से कॉस गैमा प्लस आयोटा साइन गैमा इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर आयोटा गैमा के इक्वल है। इस क्वांटिटी को हम सपोज कर लेते हैं कि ये ए के इक्वल है, लेट से, ठीक है, और ये वाली क्वांटिटी जो है ये बी के इक्वल ले लेते हैं, इस क्वांटिटी को हम सी को इक्वल ले लेते हैं। ये सारी हमारी सपोजिशन है कि लेट सपोज इसको हम ए के इक्वल ले लेते हैं, बी के इक्वल सी के इक्वल ले लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं ए बी और सी को अगर ऐड कर लेती हूँ तो मेरे पास क्या चीज बन जाती है, मेरे पास बनता है कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को अगर ऐड कर लूँ तो क्या बनेगा मेरे पास, कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस, अब दूसरी क्वांटिटी लिखें, कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, फिर तीसरी क्वांटिटी लिखें कॉस गैमा प्लस आयोटा साइन गैमा। अब इसमें से रियल वाली जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनको कंबाइन कर लें, तो मेरे पास आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गैमा, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस
कॉस गैमा, और आयोटा वाली यानी कि इमेजिनरी वाली क्वांटिटीज को कंबाइन कर ले और आयोटा कॉमन निकाल ले, तो साइन अल्फा आएगा, साइन बीटा प्लस साइन बीटा और प्लस साइन गैमा। ठीक है, अब आप ये जो गिवन क्वांटिटी है इसको देखें, इसके अकॉर्डिंगली क्या है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गैमा और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा इज इक्वल टू 0 है। तो आपने क्या करना है, इस पूरे को इक्वल लेना है 0 के, और यहाँ पर आपने रीजन लिख देना है। ठीक है, रीजन क्या लिखना है कि सिंस कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गैमा इज इक्वल टू 0 एंड साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये गिवन है ना हमें, प्लस साइन, इसी सपोजिशन को लेकर ही हमें इसको प्रूव करना है, इज इक्वल टू 0 है, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप तीनों आप दो बोथ साइड्स पर आप क्यूब अप्लाई कर दें, a प्लस बी प्लस सी, इसे इक्वेशन 1 हम कह देते हैं। ठीक है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ द साइड्स, तो हमारे पास क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, नहीं क्यूब नहीं, बोथ साइड्स पर क्यूब नहीं ले रही, सॉरी, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखते हैं। अब a प्लस बी प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, और इसके बाद आता है प्लस 3 a प्लस बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, ये हमारे पास फॉर्मूला है क्यूब का। अब इस क्यूब के फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली ये मैंने फॉर्मूला तो यहाँ पर लिख लिया है। अब a प्लस बी प्लस सी 0 की इक्वल है, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, सही है, इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंगली ये तो 0 की इक्वल है। यहाँ पर बचता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3, और यहाँ पर भी हम इक्वेशन 1 से वैल्यूज निकालेंगे। इक्वेशन 1 को देखें, a प्लस बी प्लस सी 0 की इक्वल है, तो a प्लस बी किसकी इक्वल होगा, माइनस सी की इक्वल होगा, सी उधर चला जाएगा, तो इसकी जगह हम लगा देंगे माइनस सी। फिर b प्लस सी की वैल्यू अगर मैं इसमें से निकालूंगी तो इक्वेशन 1 में से, तो b प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए, तो यहाँ पर मैं लगा दूंगी माइनस ए। इसी तरह से c प्लस ए की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूंगी तो c प्लस ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी को उस साइड पर ले जाए तो आ जाएगा माइनस बी। ठीक है, और यहाँ पर आप इसका रीजन बता दें कि सिंस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज के a होगा किसकी, a प्लस बी जो है वो माइनस सी की इक्वल होगा, और बी प्लस सी जो है वो किसकी इक्वल होगा, माइनस ए की इक्वल होगा, और तीसरी क्या क्वांटिटी है, सी प्लस ए इक्वल होगा माइनस बी के। ठीक है, ये आपने यहाँ पे रीजन बता देना कि a प्लस बी प्लस सी 0 था तो मैंने इसकी जगह 0 लगा दिया, और यहाँ पर इन क्वांटिटीज को इससे रिप्लेस कर दिया। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इन क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस 3 ABC आ जाएगा, 3 माइनस के साइन थे ना, तो माइनस 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 ही रह गया, तो माइनस 3 ABC आ गया। तो दिस इम्प्लाइज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ABC हो गया। इस ABC को 3ABC को दूसरी साइड पर ले जाएं। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ABC। ये मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू, यहाँ पर मैंने इसको मतलब प्रूफ कर दिया कि इसकी इक्वल है। अब मैं क्या करूंगी, इनकी वैल्यूज पुट करूंगी। a की जगह मैं क्या पुट करूंगी, मैंने a किसको लिया था, मैंने a लिया था, ये मैंने ABCD इसलिए लिया था क्योंकि देखिए ये कॉस अल्फा साइन अल्फा में इसको लिखना मुश्किल था, इस फॉर्मूले को डिराइव करना। ठीक है, तो a की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूंगी ई रेज़ पावर आयोटा अल्फा, b की जगह e की पावर आयोटा बीटा, और c की जगह e की पावर आयोटा गैमा पुट कर दूंगी। यहाँ पर मैं पुट करूंगी ई रेज़ टू द पावर आयोटा अल्फा होल क्यूब, यहाँ पर मैं पुट करूंगी ई रेज़ टू द पावर आयोटा बीटा होल क्यूब, यहाँ पर मैं पुट करूंगी ई रेज़ टू द पावर आयोटा गैमा होल क्यूब, और यहाँ पर भी यही वैल्यूज आपने पुट करनी है, ई रेज़ टू द पावर आयोटा अल्फा इंटू ई रेज़ टू द पावर आयोटा बीटा इंटू ई रेज़ टू द पावर आयोटा गैमा। ठीक है, अब मैं इन यूलर थ्योरम के अकॉर्डिंगली इसको एक्सपेंड कर दूंगी। किसकी इक्वल है ये, अच्छा पहले तो क्यूब को इसके ऊपर लगा दें कि क्यूब इस पर आएगा तो किसकी इक्वल होगा, ये 3 आयोटा अल्फा की इक्वल हो जाएगा, फिर प्लस ई की पावर, क्योंकि दो पावर्स है ना तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यहाँ पर आ जाएगा 3 आयोटा बीटा, यहाँ पर आ जाएगा 3 आयोटा गैमा, और यहाँ पर हमारे पास ये क्वांटिटीज ऐसी रहेंगी, आयोटा अल्फा इंटू ई रेज़ पावर आयोटा बीटा इंटू ई रेज़ टू द पावर आयोटा गैमा। ठीक है, अब मैं इन क्वांटिटीज को कन्वर्ट कर दूंगी यूलर थ्योरम के अकॉर्डिंगली, किसकी इक्वल, अच्छा इस
इससे जो वैल्यू मेरे पास बनेगी वो वैल्यू हम लिखते हैं। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पर आएगा ई रेस टू, यहाँ पर आएगा, अब यहाँ पर एंगल क्या बनेगा 3 अल्फा, अयोटा तो अयोटा साइन के साथ आ जाएगा ना, कॉस 3 अल्फा प्लस अयोटा साइन 3 अल्फा, ठीक है। फिर प्लस दूसरी क्वांटिटी को लिखते हैं कॉस 3 बीटा प्लस अयोटा साइन 3 बीटा, ठीक है। पावर में अयोटा के साथ जो भी होता है ना, वो ई की पावर में अयोटा के साथ जो भी होता है वो इसके एंगल में लगते हैं, कॉस और साइन के। फिर प्लस, अच्छा यहाँ पर जगह नहीं, यहाँ नीचे लिखते हैं, प्लस गैमा वाला लिखते हैं कॉस 3 गैमा प्लस अयोटा साइन 3 गैमा इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 अपनी जगह पर आए राइट साइड पर, और यहाँ देखिए बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। पावर है क्या, अयोटा अल्फा अयोटा बीटा अयोटा गैमा, अयोटा कॉमन ले लें इसमें से, पावर्स को ऐड कर लें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, रियल वालों को सबको इकट्ठा कर लें लेफ्ट साइड पर, जो जिसमें अयोटा नहीं है। तो हमारे पास आएगा कॉस 3 अल्फा प्लस कॉस 3 बीटा प्लस कॉस 3 गैमा, ये आ जाएगा। फिर प्लस अयोटा, ये जो अयोटा वाली जितनी भी टर्म्स हैं इन्हें कंबाइन कर लें। साइन में अयोटा कॉमन ले रही हूँ, साइन 3 अल्फा प्लस साइन 3 बीटा प्लस साइन 3 गैमा, ठीक है। और इज इक्वल टू, ये जो लेफ्ट वाली साइड है इसको मैं लिख रही हूँ इज इक्वल टू 3, और यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, इसको भी इसी फॉर्म, अच्छा ई मैंने नहीं लगाया, ई लगाए यहाँ पर, और ये 3 है इसके साथ है। ये जो ई की पावर में ये ई अयोटा के साथ जो क्वांटिटी है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, इसको अगर मैं यूलर थ्योरम से कन्वर्ट करूँ कॉस और साइन में, तो क्या आ जाएगा, ये एंगल में लगेगा, यानी कि ये इस तरीके से लगेगा कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, ठीक है, प्लस अयोटा साइन, अयो ई की पावर में अयोटा के साथ जो भी होगा वो एंगल में लग जाता है, अल्फा साइन के साथ भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, इसका एंगल आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब बोथ साइड्स पर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लें, ठीक है। ये रियल पार्ट है इसका लेफ्ट साइड पर, ये राइट साइड पर इसका रियल पार्ट है, ये लेफ्ट साइड पर इसका इमेजिनरी पार्ट है, ये राइट साइड पर इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल और इमेजिनरी को बोथ साइड्स पर हम कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड्स रियल और इमेजिनरी पार्ट्स, तो हमारे पास आएगा कॉस अल्फा प्लस कॉस 3 अल्फा प्लस कॉस 3 बीटा प्लस कॉस 3 गैमा इज इक्वल टू, अब राइट साइड पर देखो क्या था, राइट साइड पर क्या है, 3 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, 3 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। अब आप अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन का ये जो फर्स्ट पार्ट है ये यही चीज है, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है, ये इमेजिनरी को कंपेयर करने से आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। फॉर सेकंड पार्ट क्या करेंगे, पार्ट 2 के लिए क्या करेंगे कि कंपेयरिंग, कंपेयरिंग यहाँ पर लिखे कंपेयरिंग रियल पार्ट्स, ठीक है, ऑन बोथ द साइड्स। यहाँ पर बी पार्ट करने के लिए हम लिखेंगे, पूरा सोल्यूशन वैसे ही आएगा, हम लिखेंगे कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट्स। तो दोनों साइड्स पर जब हम इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, साइन अल्फा साइन 3 अल्फा प्लस साइन 3 बीटा प्लस साइन 3 गैमा इज इक्वल टू, ये देखें यहाँ पर क्वेश्चन देखें, ये पूरा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट था, और राइट साइड पर इमेजिनरी पार्ट क्या, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, तो हम लिखेंगे 3 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। ये हमारे पास क्या होगा, ये तीनों क्वांटिटी, दोनों जो क्वेश्चन है ये एक साथ ही यहाँ पर सॉल्व हो गए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ये टेबल बेस से भी आप कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीकों से सिखा देती हूँ। यहाँ पर कहते हैं राइट अ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द अलजेब्रिक फॉर्म। अब अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना है, पार्ट 1 इसका देखते हैं। पार्ट 1 में हमारे पास क्या है, √2 है। अच्छा, अलजेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो cos 315 है, या तो आप डायरेक्ट जो है वो कैलकुलेटर का मोड जो है वो आप रखें डिग्री में और cos 315 टाइप कर दें, और अगर आप मोड जो है वो रेडियन में रखना चाहते हैं तो cos 315 जो है, आप जब इसको देखेंगे कि ये किसकी इक्वल होता है, तो ये 7π/4 की इक्वल होता है, ठीक है, 7π/4 के, 7π/4 के कैसे इक्वल होता है, 315 को मल्टीप्लाई कर दें π/180 से, सही है। तो हमारे पास क्या आता है, 7π/4 आता है। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में लगाकर डायरेक्ट वैल्यू निकाल लें, cos 315 डिग्री के मोड में निकालें तो आपके पास डायरेक्ट 1/√2 वैल्यू आ जाएगी।
तो यहाँ पर मैं इसको पहले 7 पाई/4 में कन्वर्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आपको टेबल से भी कैलकुलेट करना सिखाना है। √2 आ गया। अब अगर आप डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो इसकी वैल्यू आएगी 1/√2। ठीक है, और अगर आप टेबल से देखना चाहें तो आप 7 को छोड़ दें, पाई/4, पाई/4 को देखिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था लेक्चर के स्टार्ट में कि कॉस और साइन पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। तो ये जो पाई के साथ मल्टीपल होते हैं ना, इसे हम छोड़ देते हैं। पाई/4 की वैल्यू देखें, पाई/4 की वैल्यू देखें, कॉस पाई/4, पाई/4 क्या है, पाई/4 जो है वो 45 होता है। तो कॉस पाई/4 1/√2 के इक्वल है। तो 1/√2 आप इसको हम लगाएंगे ना कैलकुलेटर में भी आप, तो यही आएगा इससे। ठीक है, 1/√2 आएगा। एक बात का अपना ध्यान रखना है कि 315 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो 315 देखें, यहाँ पर आज यहाँ पर आकर एंगल हो जाता है 180 का। ठीक है, जब यहाँ आता है तो ये एंगल हो जाता है 270 का, और जब इससे आगे जाता है तो ये बन जाता है 360 का। तो इसका मतलब है कि यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता होगा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स जो है वो पॉजिटिव होता है, मतलब साइन एक्स पॉजिटिव होता है, और वाई जो है वो नेगेटिव होता है। वाई नेगेटिव होता है, इसका मतलब ये कि साइन जो है यहाँ पर नेगेटिव होगा, और एक्स जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव, कॉस जो है यहाँ पर पॉजिटिव होगा। ठीक है, कॉस हमेशा एक्स एक्सिस के लिए यूज किया जाता है, और साइन हमेशा वाई एक्सिस के लिए यूज किया जाता है। तो साइन यहाँ पर नेगेटिव होगा, तो जो भी साइन की वैल्यू आएगी, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी निकालें तो कैलकुलेटर आपको नेगेटिव वैल्यू ही देगा, लेकिन मैं टेबल से निकालने की बात कर रही हूँ। टेबल में अगर आप साइन पाई/4 को देखें तो साइन पाई/4 1/√2 के इक्वल आता है, लेकिन क्वाड्रेंट की वजह से हम यहाँ -1/√2 लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लें अगर आप टेबल से नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर लेगा √2। अच्छा, ये वाला जो 1/√2 है, ये इसमें से कॉमन निकाल लें इस तरीके से, तो हमारे पास यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा माइनस आयोटा। ये √2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस आयोटा आ जाएगा। अलजेब्रिक फॉर्म में हमें लिखना था, तो यही इसकी अलजेब्रिक फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं, ये है 5 और ये है cos 210। ठीक है, दो क्वेश्चंस मैं आपको टेबल से करके दिखा देती हूँ, बाकी आप टेबल के बगैर कर लें। कॉस कैलकुलेटर से करके, बाकी हम कैलकुलेटर से करेंगे, आप चाहें दोनों से कर सकते हैं। आप चाहो तो cos 210 को कैलकुलेटर में पुट कर दें, और अगर टेबल से करना चाहते हैं तो हम टेबल के अकॉर्डिंगली क्या लगाएंगे यहाँ पर, cos 210 को जब आप पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7 पाई/6। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 7 पाई/6 और प्लस आयोटा साइन 7 पाई/6, ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। इसके बाद क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर कॉस पाई/6, 7 को ना देखें, पाई/6 को देखें। पाई/6 का मतलब क्या होता है, पाई/6 का मतलब होता है हमारे पास कॉस पाई/6 किसकी इक्वल आता है, ये आता है 30 के। ठीक है, तो 30 इक्वल है √3/2 के, कॉस 30 √3/2 के इक्वल है। लेकिन आप यहाँ पे क्वाड्रेंट भी चेक करें, क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा, ये क्वाड्रेंट बनता है 280, कहाँ बनेगा, यहाँ पर 180 बनता है, और यहाँ पर 270 बनता है, 210 यहाँ कहीं बनेगा, इस क्वाड्रेंट में बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है, यानी कि कॉस भी नेगेटिव होगा और साइन भी नेगेटिव होगा, तो माइनस का साइन इसके साथ लगेगा। ठीक है, तो आपके पास आएगा -√3/2। आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप कैलकुलेटर में आपको क्वाड्रेंट देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इससे हमारे पास 7 पाई/6 को, पाई/6 का साइन अगर आप इसमें चेक करते हैं तो 1/2 आता है, यानी कि 30। तो चूंकि क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है तो हमारे पास आएगा आयोटा -1/2। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 5, और 5/2, 2 को बाहर निकाल दिया, 5/2, और यहाँ बचता है √3, -√3 और माइनस आयोटा। यही हमारे पास इसकी क्या है, कार्टेशियन फॉर्म है। ठीक है, यानी कि रेक्टेंगुलर एल्जेब्रिक फॉर्म है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अच्छा, इसके और पार्ट्स भी हैं, और पार्ट्स पहले देखते हैं इसके। इसके और पार्ट्स देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 के और पार्ट्स देखते हैं पहले। अच्छा, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, 2, और यहाँ पर क्या है, cos 3 पाई/2। तो cos 3 पाई/2 को आप कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, टेबल से भी डायरेक्ट देख सकते हैं। तो cos 3 पाई/2 जो है वो 0 के इक्वल आता है, और sin 3 पाई/2 जो है वो आता है -1 के इक्वल। ठीक है, आयोटा अपनी जगह पे रहेगा, -1 के इक्वल आएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2, और यहाँ पर रह जाएगा माइनस आयोटा, तो इससे हमारे पास आ जाएगा -2 आयोटा। नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 4 वाले में क्या कहते हैं,
ये है 4 और cos 5 पाई बाय 6। तो cos 5 पाई बाय 6 को आप कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं, टेबल से भी देख सकते हैं। अच्छा, एक बात याद रखें, अगर cos 5 पाई बाय 6 टाइप करेंगे तो मॉड रेडियन में रखना है। जब पाई में टाइप करते हैं तो रेडियन में रखते हैं, और जब पूरा नंबर जैसे 315 था, 210 था, तो ये टाइप करते हैं तो फिर डिग्री में मोड रखते हैं। ठीक है। अच्छा, cos 5 पाई बाय 6 को जब हम देखते हैं तो यहाँ इससे वैल्यू आती है -√3/2। ठीक है। कैलकुलेटर से जब आप करते हैं ना तो आपको क्वाड्रेंट नहीं चेक करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली आपको वैल्यू देता है। और इससे जब आप चेक करते हैं तो -1/2 बताता है। इस 2 को कॉमन निकाल लें तो यहाँ पर हमारे पास बचता है -√3 प्लस आयोटा, और ये कैंसिल हो जाएगा 4 और 2, तो हमारे पास रहेगा -√3 प्लस आयोटा। ये हमारे पास आ गया थर्ड वाला, फोर्थ वाला पार्ट। फिफ्थ वाले पार्ट में देखते हैं, ये है 2 cos π/6। cos π/6 को आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लें या टेबल से कर लें तो आपके पास √3/2 आ जाएगा, और प्लस अयोटा साइन π/6 को कैलकुलेटर से करेंगे तो 1/2 आएगा। 2 कॉमन निकाल लें तो हमारे पास आ जाएगा √3 प्लस अयोटा। 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 प्लस अयोटा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं, 6 वाला। 6 वाले में क्या कहते हैं कि ये है cos 135। तो cos 135 को अगर आप करना चाहते हैं पाई में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो मैं पाई में कन्वर्ट करना बता देती हूँ। 135 को मल्टीप्लाई करें पाई/180 से तो आपके पास आ जाएगा 3 पाई/4। ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में टाइप करना चाहते हैं तो डिग्री मोड डिग्री में रखना है। ये डिग्री और मोड और रेडियन का मोड जरूर आपने चेक करना है। और यहाँ पर आ जाएगा साइन 3 पाई/4। आप अपना एक स्टैंडर्ड बना लें कि आप डिग्री में कर रहे हैं या रेडियन में कर रहे हैं, उसी के एक दफा मोड चेंज कर लें और उसी के अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन को चेंज करते रहें। ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेटर से अगर डायरेक्ट करते हैं तो -1/√2 आता है। टेबल से भी यही आएगा, आप टेबल से अगर चेक करें, बस टेबल में चेक करते वक्त आपने क्वाड्रेंट जरूर देखना है। ठीक है। 135 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है तो कॉस नेगेटिव होगा। ठीक है। और साइन पॉजिटिव होता है, वाई मतलब वाई पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं, 7 वाला। 7 वाले में क्या कहते हैं, 10 है और cos 50। अच्छा, cos 50 चूंकि बहुत ही छोटी वैल्यू है, 50 है, तो आप इसे डायरेक्ट कैलकुलेटर में टाइप कर लें तो आपके पास आ जाएगा 0.64 आ जाएगा। ठीक है। और प्लस अयोटा साइन 50 को भी आप पुट कर लें तो 0.76 आ जाएगा। और 10 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6.4 प्लस अयोटा 7.6, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं, इसमें है √2, और यहाँ पर इसके पास cos 3 पाई/4। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, टेबल से भी कर सकते हैं। तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/√2, और इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस अयोटा साइन 3 पाई/4 की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। ठीक है। आपने टेबल में जब देखना है तो 3 को नहीं देखना, पाई/4 और पाई/4 को देखना है। सही है। और क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली आपने साइन सेलेक्ट करना है। सही है। अच्छा, इसके बाद आ जाएगा √2, और √2 कॉमन ले लें तो आपके पास बचेगा, यहाँ आएगा -1 और यहाँ आएगा प्लस अयोटा, ये कैंसिल हो जाएगा तो -1 प्लस अयोटा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है इसका, इसमें से 4 4 एज इट इज लगा दें। cos 2 पाई/3 और sin 2 पाई/3 अगर आप टेबल से देखें या कैलकुलेटर से देखें, दोनों में आपके पास -1/2 और प्लस अयोटा √3/2 वैल्यू आती है। ठीक है। अगर आप 2 पाई/, इसी तरह टाइप किया तो मोड आपने रेडियन में रखना है। 2 को कॉमन ले लें तो 4/2 आ जाएगा। यहाँ बचेगा -1, यहाँ बचेगा प्लस अयोटा √3, ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा -1 प्लस अयोटा √3 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, 10 वाला। इसमें क्या है, 7/2 है। ठीक है। और cos π/4 जो है वो इक्वल है cos 5 पाई/4। 5 पाई/4 है जी, 5 पाई/4। cos 5 पाई/4 इक्वल है 2 पाई/3 के। ठीक है। तो cos 5 पाई/4 इक्वल है -1/√2 के, सॉरी, -1/√2 के इक्वल है। अच्छा, पिछली वैल्यूज ठीक है, -1/√2 के इक्वल है, -1/√2 के इक्वल है। और साइन π/4 माइनस अयोटा 1/√2 के इक्वल है। ठीक है। क्योंकि आप 5 पाई/4 में अगर पाई की जगह 180 लगा लें तो आप देखेंगे एंगल जो बनेगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, तो दोनों वैल्यूज नेगेटिव आई हैं, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस और साइन दोनों नेगेटिव होते हैं, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं ना। अब यहाँ से √2 कॉमन निकाल लें तो आपके पास बचता है यहाँ -1 और यहाँ माइनस अयोटा, और √2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बाहर 7 बचेगा और अंदर आएगा -1 माइनस अयोटा। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, 10/2 है। और cos 7 पाई/4 को अगर आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट पुट कर दें
और मॉड रेडियन में रखें तो 1/√2 आंसर आएगा, और प्लस आयोटा साइन पाई/4 का आंसर आता है -1/√2। ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास जब हम √2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर √2 कैंसिल हो जाएंगे और ब्रैकेट के अंदर बचता है 1 माइनस आयोटा। ठीक है, यानी कि 10 × 1 माइनस आयोटा इसका आंसर आ जाएगा अल्जेब्रिक फॉर्म। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसमें है 2 और cos 5π/2 को अगर आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट देख लें, cos 5π/2 जो है वो 0 के इक्वल है, और sin π/2 जो है वो 1/2 के इक्वल है। ठीक है, इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2, और 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा सिर्फ अयोटा। ठीक है, इसके बाद अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, नेक्स्ट पार्ट में है 1/√2। ठीक है, ये एज इट इज आ जाएगा, और cos π/4 1/√2 के इक्वल है। डायरेक्ट टेबल से भी देख सकते हैं, कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। sin π/4 भी 1/√2 के इक्वल है। √2 कॉमन निकाल लें बाहर तो बाहर आ जाएगा √2 मल्टीप्लाई बाय √2, एक √2 पहले से था ना, तो अंदर रह जाएगा 1 प्लस आयोटा। तो √2 जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 2, तो 1/2 और यहाँ आएगा 1 प्लस आयोटा। ये वाला पार्ट देखते हैं इसका, इसमें आता है 7 अपनी जगह पे रहेगा। cos 180 cos पाई के इक्वल होता है। आप चाहो तो डायरेक्ट कैलकुलेटर में अगर मोड डिग्री है तो cos 180 टाइप कर लो, और अगर मोड रेडियन रखना है तो आप साइन पाई और cos पाई टाइप करेंगे, और डायरेक्ट टेबल से भी देख सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जिस तरह से भी करना चाहें। तो cos पाई जो है ये हमारे पास इक्वल है -1 के, और साइन पाई जो है वो 0 की इक्वल है, तो हमारे पास आंसर इसका आ जाता है -7। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में क्या है, ये है 2e⁻∗π/4। ये पहले एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में है, तो पहले हम इसको ईलर की फॉर्म में लिखते हैं। हमारे पास क्या आएगा, आयोटा के साथ चूंकि π/4 है तो एंगल में π/4 लगेगा, cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। तो ये दोनों जो हैं, अच्छा ये आइडेंटिटीज आप जब बार बार करेंगे ना एक्सरसाइज, आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगी। ठीक है, cos π/4 1/√2 की इक्वल है, और sin π/4 भी 1/√2 की इक्वल है। √2 कॉमन ले लें तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस आयोटा। अब ये 2 जो है वो चूंकि √2 इंटू √2 के इक्वल हो सकता है, 2 √2 के इक्वल लिख सकते हैं हम इस 2 को, तो एक √2 कैंसिल हो जाएगा और एक √2 रह जाएगा, तो आपके पास आएगा √2 इंटू 1 प्लस आयोटा। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद लास्ट 2 पार्ट्स इसके रह गए हैं, ये भी कर लेते हैं। ये हमारे पास किसकी इक्वल है, ये आएगा 3 और e की पावर में आयोटा π/2। तो e की पावर में जब आयोटा π/2 लगेगा तो आप क्या लगाएंगे, इसको cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। ठीक है, आप कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, टेबल से भी कर सकते हैं, वैसे ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। cos π/2 0 के इक्वल होता है, आयोटा साइन π/2 जो है वो 1 की इक्वल होता है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 आयोटा। इसके बाद ये लास्ट पार्ट इसका देखते हैं, 5e⁻⁵ आयोटा π/3 है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे कॉस और सिस यानी सिस थीटा की फॉर्म में, तो cos π/3 आएगा और प्लस आयोटा साइन π/3 आएगा। इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी cos π/3। आप कैलकुलेटर्स भी कर सकते हैं डायरेक्ट, और टेबल से भी देख सकते हैं, ये 1/2 की इक्वल है, प्लस आयोटा साइन π/3 √3/2 की इक्वल है। 2 आप इसमें से कॉमन निकाल लें तो 5/2 1 प्लस आयोटा √3, ये आपके पास इसकी फॉर्म आ गई। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि, अच्छा 7 नंबर में कहते हैं कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म का मतलब ये कि x प्लस आयोटा y की फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट करना है, तो x प्लस आयोटा y की फॉर्म में से कन्वर्ट करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, ये क्या है, आर्गुमेंट z-1 इज इक्वल टू -π/4। अब आर्गुमेंट आपको पता है कि आर्गुमेंट ऑफ z जो है वो किसकी इक्वल होता है, वो इक्वल होता है टेंजेंट इनवर्स y अपॉन x के इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अगर z x प्लस आयोटा y की इक्वल है तो आर्गुमेंट ऑफ z जो है वो टेंजेंट इनवर्स y अपॉन x की इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम पहले z की वैल्यू पुट कर देंगे, z की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा x प्लस आयोटा y z की जगह, और -1 अपनी जगह पे रहेगा, और यहाँ -π/4 अपनी जगह पे रहेगा। अब इसमें से रियल और रियल को कंबाइन कर लें क्योंकि हमें आर्गुमेंट का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो आपके पास आ जाएगा x-1 प्लस आयोटा y। ठीक है, प्लस आयोटा y,
इज इक्वल टू -π/4। यहाँ पर अब आर्गुमेंट का फॉर्मूला लगाएं, क्या है रियल, क्या इमेजनरी डिवाइडेड बाय रियल है ना, तो इमेजनरी क्या है y है, टेंजेंट इनवर्स लगाएं, इमेजनरी क्या है y है इमेजनरी पार्ट, और रियल पार्ट क्या है x-1 है, इज इक्वल टू -π/4। टेंजेंट इनवर्स को दूसरी साइड पर ले जाएं तो ये टेंजेंट हो जाएगा, इनवर्स इस पर से खत्म हो जाएगा, y इज इक्वल टू x-1, क्योंकि हमें इसे कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, यानी एक्स और वाई के टर्म्स में लिखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स -π/4। आप इसे कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं, टेबल से भी देख सकते हैं। tan इनवर्स -1/4 जो है वो 1 की इक्वल होता है, π/4 सॉरी, -1, माइनस का साइन है साथ, और y डिवाइडेड बाय x-1 एज इट इज रहेगा। फिर इस x-1 को दूसरी साइड पर ले जाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लिखते हैं y इज इक्वल टू x-1 को आप दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये -1 और x-1, और ये जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, -x+1 आ जाएगा, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - x। ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी कार्टेशियन फॉर्म आ गई है, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और x+y इज इक्वल टू 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, -x को यहाँ पर लेकर आ जाए, जैसे भी आप लिखना चाहें। सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं, यहाँ पर z इंटू जेड बार है, तो आपने हर क्वेश्चन में जरूर बताना है कि z किसकी इक्वल है। आपने बताना है कि z इज इक्वल टू x+i/y है, लेट, ठीक है। तो z की जगह हम लगाएंगे x+i/y, और z मैग्नीट z बार आपको पता है इक्वल है x-i/y के, यहाँ पर आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज z बार इज इक्वल टू x-i/y, ठीक है, इज इक्वल टू 4। और यहाँ पर ये मॉडुलस लगा, ये मॉडुलस अपनी जगह पर लगाए और e की पावर अयोटा थीटा को खोल लें, तो ये बनेगा cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ पर लगाएं मॉडुलस, ठीक है, यानी कि मैग्नीट्यूड यहाँ पर आप फाइंड आउट करेंगे। इन्हें आप मल्टीप्लाई कर लें, ये a माइनस बी, a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो इससे आएगा a² माइनस b², b क्या है अयोटा y है, तो अयोटा स्क्वायर की वजह से ये प्लस हो जाएगा और y² अपनी जगह पे आ जाएगा। 4 अपनी जगह पे रखें, यहाँ पर मॉडुलस खोलें, z मॉडुलस किसकी इक्वल है, वो है x² प्लस y², अंडर रूट यानी कि रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर अंडर रूट। तो आप यहाँ पर यही फॉर्मूला लगाएं, अंडर रूट के अंदर आप लगाएंगे रियल का स्क्वायर, यानी कि ये रियल पार्ट है, ये इमेजनरी पार्ट है, प्लस साइन स्क्वायर, तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाएगा, अंडर रूट 1 आ जाएगा, अंडर रूट 1 के इक्वल है, तो x² प्लस y² इज इक्वल टू 4 आ गया। ये हमारे पास क्या है, इसकी कार्टेशियन फॉर्म है। इसका रेफरेंस आप लोग साइड पे लिख देना कि सिंस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। नेक्स्ट पार्ट में है -3/4। अब यहाँ पर आर्गुमेंट की जगह आर्गुमेंट की वैल्यू लगाएंगे, आपने हर स्टेप में लिखना है -π/3 है, -π/3, और लेस देन और इक्वल टू आर्गुमेंट, z की जगह z की वैल्यू लगाएं, z है x+i/y। आपने हर पार्ट में क्वेश्चन में तो पेपर में तो चूंकि कोई एक पार्ट आया हुआ होगा ना, तो आपने वहां बताना है कि z x+i/y की इक्वल है, आर्गुमेंट इसकी इक्वल है, ठीक है, -4, z की जगह मैंने x+i/y लगाया, लेस देन और इक्वल टू π/3, ये दोनों वैल्यूज साथ में एज इट इज चलती रहेंगी। अब आर्गुमेंट का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए क्या है, रियल को रियल के साथ कंबाइन कर लेते हैं, यानी कि आएगा x-4 प्लस i/y, ठीक है, इज इक्वल टू सॉरी इज लेस देन और इक्वल टू π/3। यहाँ पर आएगा -π/3 लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पर क्या बनेगा, फॉर्मूला लगाएं, टेंजेंट इनवर्स आर्गुमेंट का फॉर्मूला है, ऊपर क्या आएगा इमेजनरी पार्ट यानी कि y, नीचे क्या आएगा रियल पार्ट यानी कि x-4 लेस देन और इक्वल टू π/3, ठीक है। बोथ साइड्स पर तीनों मतलब पूरी इक्वेशन को टेंजेंट, पूरी इक्वेशन पर टेंजेंट अप्लाई करें तो टेंजेंट इनवर्स खत्म हो जाएगा और दोनों साइड पर टेंजेंट आ जाएगा, तो यहाँ आएगा -π/3 लेस देन और इक्वल टू y/x-4 इज लेस देन और इक्वल टू टेंजेंट π/3, और टेंजेंट π/3 जो है वो किसके इक्वल है, टेंजेंट π/3 इक्वल है ये इक्वल है √3 के, तो जब नेगेटिव है तो -√3 के इक्वल होगा, और जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव √3 के इक्वल होगा, पॉजिटिव √3। तो यही हमारे पास इसकी कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट है 0 इज लेस, ये भी इनइक्वालिटी की शक्ल में दिया है, 0 इज लेस देन और इक्वल टू आर्गुमेंट। यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं एक्स जेड की, तो जेड की वैल्यू है x+i/y, और -4 अपनी जगह पे रहेगा, फिर 1+i है डिनोमिनेटर में, ठीक है, और लेस देन और इक्वल टू π/6।
अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम सबसे पहले इसका कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म करेंगे। डिनोमिनेटर में 1 प्लस आयोटा है ना, तो इसको रैशनलाइज करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, ये थोड़ा सा रियल को रियल के साथ कंबाइन करके लिख लें, x-4 प्लस आयोटा y डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और 1 माइनस आयोटा से डिवाइड, और ये वाली साइड एज इट इज आ जाएगी। रेशनलाइज हमने करना है, जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो आपने रेशनलाइजेशन जरूर करनी है। अभी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x जब 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस आयोटा x आ जाएगा, फिर -4 इससे मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा से, तो -4 और +4 आयोटा आएगा। फिर आयोटा y जब 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा प्लस आयोटा y और माइनस आयोटा स्क्वायर y, ठीक है। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, 1a² माइनस b² का फॉर्मूला, तो a² माइनस b² आ जाएगा, ठीक है। और ये वाली साइड आप एज इट इज कॉपी कर लें। अब यहाँ पर अब हमने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की जगह सबसे पहले आपने -1 पुट करना है, तो आपके पास क्या बन जाएगा। अच्छा, यहाँ से अब मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर रही हूँ। रियल पार्ट क्या बन रहा है, मेरे पास x बन रहा है, और ये माइनस आयोटा स्क्वायर वाई की वाई जो है वो प्लस वाई की इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस के इक्वल होता है, तो प्लस वाई हो जाएगा, और ये -4 जिसके साथ आयोटा नहीं है वो मैं लिख रही हूँ, ठीक है। अब जो आयोटा वाली टर्म्स हैं, आयोटा एक्स है, 4 आयोटा है और आयोटा वाई है, इसमें से आयोटा कॉमन ले लें तो आपके पास बचता है क्या है, -x +4 और +y। तो थोड़ा सा इसको -x आगे करके लिख लेते हैं, या चलें लिख लिया, -x और +4 +y और +4 करके लिखें, +y +4, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 1 + 1 से 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम रियल और इमेजनरी पार्ट्स को अलग अलग कर लेते हैं। तो रियल और इमेजनरी पार्ट्स को जब अलग अलग करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, आर्गुमेंट यहाँ पर क्या बनेगा, x + y - 4 डिवाइडेड बाय 2, फिर प्लस आयोटा, और यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, -x या y -x करके लिख लें इसको, -x को इधर लिख लें, y - x +4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू π/6। अब टेन इनवर्स, अब आर्गुमेंट की जगह टेन इनवर्स लगाएं, और क्या आएगा, टेन इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, इमेजनरी डिवाइडेड बाय रियल। तो इमेजनरी डिवाइडेड बाय रियल करते हैं, तो यहाँ पर हम लगाते हैं 0 इज लेस देन और इक्वल टू, आपने लिखना है कि आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू टेन इनवर्स y/x, सही है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या लगेगा, इमेजनरी पार्ट क्या है, y - x +4 डिवाइडेड बाय 2, तो हम लिखेंगे y - x +4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, रियल पार्ट क्या है, y x + y - 4, x + y -4 डिवाइडेड बाय 2, ये दोनों डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ लेस देन और इक्वल टू π/6 भी है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारे पास जो टर्म्स बचती हैं वो बचेगी y - x +4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर बचेगा x + y - 4, सही है, लेस देन और इक्वल टू π/6। टेंजेंट इनवर्स को कैंसिल करने के लिए पूरे को टेंजेंट इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो tan 0 जो है वो 0 के ही इक्वल होता है, लेस देन और इक्वल टू, यहाँ से tan इनवर्स खत्म हो जाएगा, y - x +4 डिवाइडेड बाय y + x - 4, एक जैसा ताकि नजर आए ना, तो मैंने तरतीब ठीक कर दी है इसकी। लेस देन और इक्वल टू, यहाँ क्या लग जाएगा, टेंजेंट π/6 लगेगा। यहाँ पर टेंजेंट इससे नहीं लिखा, टेंजेंट 0 0 ही होता है, आप लोग चाहें तो लिख लें। तो यहाँ पर बनेगा y - x +4 इज इक्वल टू y + x - 4 लेस देन और इक्वल टू 10 π/6 को जब आप कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से तो 1/√2 आएगा, आप टेबल से भी देख सकते हैं, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको एज इट इज रहने दें, चाहें तो इस टर्म को वहां पर लेकर चले जाएं, लेकिन यही इसकी कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा खत्म हो गया, रेक्टेंगुलर फॉर्म है इसकी। अच्छा, फिर हाँ, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अच्छा, यहाँ पर अब 5 वाला पार्ट देखते हैं। 5 वाले पार्ट में क्या है, आर्गुमेंट, यहाँ z की जगह z की वैल्यू पुट करते हैं, 1 माइनस आयोटा, z किसकी इक्वल है, x + आयोटा y के, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है, 1 माइनस और x + आयोटा y, ठीक है, इज इक्वल टू π/4। साइड पर लिखा है कि z इज नॉट इक्वल टू आयोटा, मतलब z को सिर्फ आयोटा के इक्वल नहीं लेना है आपने, सही है। तो हम वैसे भी z को पूरा ले रहे हैं, x + आयोटा y। अच्छा, यहाँ पे हम इसको खोलते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा x, और आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा +y इज डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आएगा, 1 माइनस x माइनस आयोटा y,
इज इक्वल टू पाई अपॉन 4। साइड पर आपने रेफरेंस दे देने का आयोटा स्क्वायर माइनस 1 की इक्वल, इसलिए हमने ये किया है। इसके बाद अब क्या आएगा, अब रियल और इमेजनरी अलग अलग कर लें। आर्गुमेंट ऑफ यहाँ पर रियल क्या है 1 + y है, और इमेजनरी क्या है माइनस आयोटा x है। डिनोमिनेटर में क्या है, रियल 1 - x है और इमेजनरी माइनस आयोटा y है। ठीक है, इज इक्वल टू पाई/4। यहाँ पर अब हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, यानी कि अच्छा सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ये जो है ना, ये जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, इसको हमने क्या करना होगा, रैशनलाइज करना होगा। पहले रैशनलाइज करेंगे, कभी भी आपने डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं छोड़ना है। तो न्यूमिनेटर में आएगा 1 + y माइनस आयोटा x डिवाइडेड बाय, ये अपनी जगह पे रहेगा 1 - x माइनस आयोटा y। इसको किससे करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड रैशनलाइजेशन में, इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। तो डिनोमिनेटर के जब कॉन्जुगेट लेंगे तो सिर्फ अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज होगा। ठीक है, 1 - x प्लस अयोटा y से मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा, इज इक्वल टू पाई/4। इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम जब मल्टीप्लाई और ये जब हम ये जो टर्म बनी है इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास इससे बनेगा आर्गुमेंट ऑफ, यहाँ पर देखें पहले 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 1 से मल्टीप्लाई होगी ये पूरी टर्म, तो आ जाएगा 1 - x प्लस अयोटा y। ठीक है, इसके बाद जब हमारे पास y से मल्टीप्लाई होगी पूरी टर्म, तो क्या आएगा, ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई होगी तो आएगा y - xy, y - xy और अयोटा y² प्लस अयोटा y²। फिर अयोटा x से माइनस अयोटा x से पूरी टर्म मल्टीप्लाई होगी, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा, यहाँ मैं लिख देती हूँ, ऊपर जगह नहीं आगे, माइनस अयोटा अयोटा x से मैं मल्टीप्लाई करूँ, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस अयोटा x आ जाएगा। ठीक है, फिर अयोटा x माइनस x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस अयोटा x², और माइनस अयोटा x अयोटा y से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अयोटा स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आपके पास जगह होगी तो आपने पूरा एक इस तरफ लिखना है। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या बनेगा कि a² माइनस b² ये बन जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू पाई/4 लिखना ना भूलें राइट साइड पर। अच्छा, इससे अब मेरे पास क्या बनेगा, अब यहाँ पर जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, उन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास जो टर्म्स बचती हैं वो देखते हैं। यहाँ पर आता है 1 है और ये +1 हो जाएगा तो ऐड हो जाएगा, -x है। कोई टर्म अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही है तो वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और डिनोमिनेटर का भी हमने स्क्वायर खोलना है। अच्छा, यहाँ पर हम करेंगे आर्गुमेंट, और यहाँ पर देखें 1 - x ये अपनी जगह पे रहेगा, और प्लस अयोटा y। ठीक है, और प्लस y, अभी मैं देखें मैं क्या करूँ, ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगानी है यहाँ पर, -xy प्लस अयोटा y² माइनस अयोटा x प्लस अयोटा x²। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर की जगह प्लस लग जाएगा ना, माइनस लगेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा xy, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो है इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, 1 - x² का मतलब है ये है कि आपने a - b का होल स्क्वायर खोलना है, तो आएगा a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, और यहाँ पर अयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा y², और राइट साइड पर पाई/4 लिखना ना भूलें। ठीक है, इससे हमारे पास क्या वैल्यू अब आ जाएगी, अब देखें, अब हम रियल और इमेजिनरी को अलग अलग करते हैं। यहाँ न्यूमिनेटर में से ये x y कैंसिल हो जाएगा, रियल टर्म कौन सी बनी है, 1 - x प्लस y, सिर्फ ये 3 रियल टर्म्स हैं, 1 - x प्लस y। नेक्स्ट पेज पर हम लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं आर्गुमेंट 1 - x प्लस y। ठीक है, ये हमारे पास रियल टर्म हो गई। इमेजरी कौन सी बन रही है, ये वाली भी इमेजरी अयोटा है, ये भी इमेजरी, ये भी इमेजरी, ये भी इमेजरी, इसमें से अयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, y प्लस y² माइनस x और प्लस x²। ठीक है, तो y प्लस y² हम लिखते हैं प्लस अयोटा y प्लस y² माइनस x, ऐसे ये -x और प्लस x², -x और प्लस x², ये हमारे पास क्या बन गई, ये इमेजरी पार्ट, इमेजरी पार्ट बन गया है। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो मेरे पास बन रहा है ये क्या है, 1 - 2x प्लस x² प्लस y², इसको एज इट इज हम लिख देंगे। ठीक है,
अच्छा, इसमें भी देखें, इसमें मैं इसमें अगर मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है, माइनस अगर मैं इसमें से कॉमन ले लेती हूँ तो इसमें से क्या बनेगा मेरे पास, ये हम देख लेते हैं जरा। ठीक है, डिनोमिनेटर में कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा तो इसे हम एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 x² + y², थोड़ा सा तरतीब से लिख देते हैं, x² + y² और +1 - 2x। ये हमारे पास आ जाएगा, क्या हो गया इसको, x² + y² और -2x + 1, -2x + 1, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू पाई अपॉन, यहाँ पर क्या आएगा 4, ठीक है। अच्छा, अब ये बन गया न्यूमरेटर में, ये रियल और इमेजनरी पार्ट्स को हम अलग अलग कर लेते हैं। तो रियल और इमेजनरी पार्ट जब हम अलग अलग करेंगे तो हमारे पास आएगा ये इस तरह से, ये रियल हो जाएगा x² + y² -2x + 1, और ये इमेजनरी पार्ट बन जाएगा y² थोड़ा सा तरतीब से लिखते हैं, x² + y², ठीक है, ये तरतीब से मैंने लिखा है थोड़ा सा, -x और +y डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये टर्म एज इट इज आ जाएगी, x² + y² -2x + 1 इज इक्वल टू पाई/4। अब आर्गुमेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। आर्गुमेंट का फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स y/x। तो tan इनवर्स y/x, ये पूरा y है और ये पूरा x है। तो देखें, जब मैं y और अपॉन x लिखूंगी तो ये जो डिनोमिनेटर है ये कैंसिल आउट हो जाएगी, जैसे हमने इससे पिछले क्वेश्चन में किया है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, सिर्फ इसकी न्यूमरेटर वाली टर्म रह जाएगी, x² + y² -x + y डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर ये वाली टर्म रह जाएगी 1 - x + y। ये मैं भी आपको यहाँ पर साइड पे करके थोड़ा सा समझा देती हूँ। जैसे लेट सपोज आपके पास ये होता 1/2 और ये होता +i/3/2, तो क्या बनता हमारे पास, आपने किस तरह लिखते, tan इनवर्स अगर होता तो आप, सॉरी, ये आर्गुमेंट अगर होता, ठीक है, और तो आप इसका tan इनवर्स कैसे लेते, tan इनवर्स यहाँ आता √, यहाँ आता 3/2 और यहाँ आता 1/2, तो ये 2 वैसे भी कैंसिल हो जाता है, मतलब दोनों के डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन होता है, डिनोमिनेटर जो होता है फ्रैक्शन में, वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो 3 रह जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, काफी बड़ी टर्म थी तो मैंने लिखी नहीं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बोथ साइड्स पर टेंजेंट को अप्लाई कर देंगे। तो जब टेंजेंट अप्लाई होगा तो क्या होगा, या टेंजेंट को दूसरी साइड पर ले जाए तो हमारे पास बचेगा x² + y² -x + y डिवाइडेड बाय 1 + x + y इज इक्वल टू टेंजेंट पाई/4, और टेंजेंट पाई/4 किसकी इक्वल है, वो 1 की इक्वल है, x² + y² -x + y, यहीं पर लिख लें कि ये 1 की इक्वल है, ठीक है। तो ये वाली टर्म जो है ये दूसरी साइड पर जाकर 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो इधर आ जाएगा 1 + x + y, ठीक है। ये वाला डिनोमिनेटर दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास आ गई इसकी कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है 1/2, यहाँ पर लिखते हैं हम 1/2, आर्गुमेंट z की जगह z की वैल्यू लगाए, x + i/y माइनस आयोटा अपनी जगह पे रहा, यहाँ पर आएगा π/3 -1/2, और यहाँ पर भी लगाए आर्गुमेंट z की जगह z की वैल्यू लगाए, x + i/y और प्लस आयोटा अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, रियल और ये आर्गुमेंट के अंदर रियल और इमेजनरी को कंबाइन करके लिख लें। यहाँ पर आ जाएगा आर्गुमेंट, ये है x रियल है और इमेजनरी कौन सा है, प्लस आयोटा x y-1, ठीक है, y-1 ये इमेजनरी है, सही हो गया। इजी, अच्छा, इस आर्गुमेंट वाली टर्म को भी इसी साइड पर लेकर आ जाए तो +1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्गुमेंट, और यहाँ पर रियल टर्म कौन सी है, x है, और इमेजनरी टर्म जो है वो y+1 है, ठीक है। इज इक्वल टू, यहाँ सिर्फ क्या रह गया, राइट साइड पर π/3 रह गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने आर्गुमेंट का फॉर्मूला अप्लाई करना है। आर्गुमेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा और टेंजेंट इनवर्स इमेजनरी अपॉन रियल, तो y-1 इमेजनरी है, रियल x है, फिर +1/2। अच्छा, इसी स्टेप में चाहे तो 1/2 को दूसरी साइड पर ले जाएं, बोथ साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, और यहाँ पर भी आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स, और यहाँ आएगा, यहाँ इमेजनरी डिवाइडेड बाय रियल यानी कि y/x, ठीक है, इज इक्वल टू π/3। इस 2 को खत्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 2 खत्म हो जाएगा और 2 इस साइड पर आ जाएगा, और यहाँ हमारे पास रह जाएगा टेंजेंट इनवर्स y-1/x प्लस टेंजेंट इनवर्स y+1/x इज इक्वल टू, ये 2 वहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 2π/3 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अब एक फॉर्मूला आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा टेंजेंट इनवर्स का, और वो कौन सा फॉर्मूला है, वो है
टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ टेंजेंट इनवर्स, सिंस टेंजेंट इनवर्स अल्फा प्लस टेंजेंट इनवर्स बीटा इक्वल है किसके, टेंजेंट इनवर्स, यानी हमने इनको कंबाइन करना है ना, तो हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा टेंजेंट इनवर्स अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा बीटा के। ठीक है, तो ये समझ लें अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। तो हम क्या है ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक टेंजेंट इनवर्स लगा दें, इसको कंबाइन कर लें, अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा क्या है वाई माइनस 1/x माइनस बीटा y प्लस 1/x। ठीक है, अच्छा अल्फा प्लस बीटा है, सॉरी अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या लगेगा हमारे पास, डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा क्या है y माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, और बीटा क्या है y प्लस 1 डिवाइडेड बाय x, इस तरह से। ठीक है, ये आ गया, और यहाँ पर आ गया है 2π/3। ठीक है, अब टेंजेंट इनवर्स को खत्म करने के लिए टेंजेंट दूसरी साइड पर लेकर चले जाएं, तो ये टेंजेंट इनवर्स 2π/3 के साथ लग जाएगा, और इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में डी, यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा x और ऊपर आएगा y माइनस 1 प्लस y प्लस 1। तो अभी हम करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा y माइनस 1 प्लस y प्लस 1 डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर आता है x। ठीक है, x मैंने एलसीएम ले लिया इसका, ये रहा, इसका मैंने एलसीएम लिया है x, ये टेंजेंट इनवर्स को दूसरी साइड पर ले जा रही हूँ। यहाँ पर बचेगा 1 माइनस, और ये क्या है a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो ये बनेगा वाई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस 1 आएगा, और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट 2π/3। टेंजेंट 2π/3 की हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। फिलहाल पहले हम इसे सॉल्व करते हैं लेफ्ट साइड को। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में बचता है 2y/x। ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी आप एलसीएम ले लें इसका, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस माइनस की वजह से माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2π/3 जो है वो -√3 के इक्वल है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -√3। अब यहाँ पर देखें ये वाली टर्म जो है ये इसके साथ डिवाइड हो रही है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये उल्टी हो जाएगी ये टर्म, ये 2y/x मल्टीप्लाई बाय, इसको ऊपर ले जाएं तो एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 आता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू -√3 अपनी जगह पे रहा। अब यहाँ पर x और x कैंसिल हो रहा है एक एक, तो यहाँ पर बचता है 2x y डिवाइडेड बाय, और डिनोमिनेटर में बचता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1। अगर कोई साइन की मिस्टेक हो गई है तो उसे आप सॉल्व करते वक्त करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास इसकी कार्टेशियन फॉर्म हो गई है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहते हैं, कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन व्हेन एम्पलीट्यूड इज 0.004 मिलीमीटर एंड एंगल इज, तीन तरह के दिए हुए हैं, इनके तीन पार्ट्स दिए हुए हैं, π/4। अच्छा ये मैंने आपकी बुक से ही एक जो है वो फॉर्मूला लिया हुआ है, आपकी बुक के एक्सरसाइज से पहले बताया हुआ है कि अगर जो मीन पोजीशन आपने किसी पार्टिकल की फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू एक्स मैक्स इंटू ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा। ये जो एक्स मैक्स है ना, ये बेसिकली एम्पलीट्यूड के लिए यूज किया गया है। ठीक है, और एक्स क्या है, ये पोजीशन ऑफ द पार्टिकल है, और थीटा क्या है, एंगल है। तो हमने क्या करना है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल यानी कि एक्स फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट में हम ये वैल्यू पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल एक्स मैक्स की वैल्यू क्या दी है, 0.004 मिलीमीटर, ये एम्पलीट्यूड दिया है 0.004 मिलीलीटर, और ई रेस टू द पावर आयोटा π/4 आ जाएगा। अब ई रेस टू द पावर आयोटा π/4 को हम एक्सपेंड कर लेते हैं, तो हमारे पास आएगा cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाते हैं साइन π/4। अब हम इसे, आप चाहें तो टेबल से भी देख सकते हैं, और आप इसे कैलकुलेटर से भी रेडियन में मोड रख के टाइप कर सकते हैं। तो हमारे पास cos π/4 जो है वो 1/√2 के इक्वल है, और साइन भी 1/√2 के इक्वल है। ठीक है, इन वैल्यूज को हम जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इनके 0.004 को 1/√2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 0.00028 आता है, और
प्लस आयोटा 0.0028। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देख लेते हैं हम। सेकंड पार्ट में भी इसी तरह से हमें दिया हुआ एंगल क्या दिया, पाई/3 दिया है, तो फॉर्मूला यही वाला यूज होगा। तो x इज इक्वल टू एक्स मैक्स की वैल्यू लगाएं 0.004 है, ई रेस टू द पावर क्या आ जाएगा आयोटा थीटा, तो आयोटा पाई/3। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, यहाँ पर 0.004 एज इट इज आएगा, और ई की पावर आयोटा पाई/3 से आ जाएगा कॉस पाई/3 प्लस आयोटा साइन पाई/3। ठीक है, और इससे मेरे पास वैल्यू फर्दर आ जाएगी 0.004 एज इट इज आएगा। कॉस पाई/3 और साइन पाई/3 को अगर आप टेबल से देख लें या कैलकुलेटर से देख लें तो दोनों से हमारे पास वैल्यू आएगी 1/2, और प्लस आयोटा साइन की वैल्यू आएगी √3/2। ठीक है, अब इससे हमारे पास क्या आएगा, इनको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मेरे पास आएगा 0.002 प्लस आयोटा, इससे मेरे पास आएगा 0.00346। ये मेरे पास इससे इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में क्या कहते हैं, इसमें x की वैल्यू जो है यही फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो x इज इक्वल टू एक्स मैक्स है तो 0.004, और ई रेस टू द पावर आयोटा थर्ड पार्ट में पाई/6, तो पाई/6 लगाएंगे। अब हम इसे एक्सपेंड कर लेंगे जीरो ईलर फॉर्मूले से, तो हमारे पास लगेगा कॉस पाई/4 और प्लस आयोटा साइन पाई/4, पाई/4। ठीक है, अब यहाँ पर हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा कॉस पाई/4 और साइन पाई/4 को आप कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं, टेबल से भी देख सकते हैं, दोनों से 1/√2, अच्छा पाई/6 है, सॉरी पाई/6 है। ठीक है, पाई/4 नहीं है, तो कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं, टेबल से भी देख सकते हैं। इससे हमारे पास वैल्यू आती है √3/2। इस वैल्यू को करेक्ट करते हैं, मैंने पहले पाई/4 लिख लिया था तो मैंने पाई/4 की वैल्यू यहाँ पर लगा दी थी, तो इससे वैल्यू आती है √3/2। तो यहाँ पर हम लिखते हैं √3/2, और जब आप साइन की वैल्यू चेक करेंगे तो साइन की वैल्यू आएगी 1/2, और जब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि पोजीशन ऑफ द पार्टिकल आएगा 0.00346, और प्लस आयोटा 1/2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.002। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहते हैं कि व्हेन पार्टिकल इज एट द पोजीशन ऑफ x इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। अब यहाँ पर x की वैल्यू दी हुई है, पोजीशन दी हुई है, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, एंड x मैक्स यानी कि एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 1.4 आयोटा इज द पोजीशन एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन एज इट कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप एट दिस पोजीशन। इसके दो पार्ट्स दिए हुए हैं, तो दोनों पार्ट्स हम इसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। The angle at time t is equal to 0 and find the position of the particle। एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी और पोजीशन फाइंड आउट करनी, तो एंगल की वैल्यू पहले फाइंड आउट करते हैं। एक्स की वैल्यू पहले पुट करें, एक्स है 2 + 3 आयोटा इज इक्वल टू एक्स मैक्स जो है वो उसकी वैल्यू यानी कि जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू दी है 1 + 4 आयोटा है, और ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा जो है उसकी जगह आप जो है वो वैल्यू लगा देंगे, क्या लगा देंगे, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर लगेगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद अब आप वैल्यूज यहाँ पर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको आप इस साइड पर लेकर आ जाए 1 + 4 आयोटा को, तो 1 + 4 आयोटा जब राइट साइड पर आ जाएगा, लेफ्ट साइड पर आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस, हमने बेसिकली थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो थीटा को यहाँ पर अकेला करना है, यहाँ से 1 + 4 आयोटा का हटाना होगा, इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करना है, अब चूंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है डिनोमिनेटर में, तो कॉन्जुगेट लेंगे इसका, तो 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 4 आयोटा को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे किससे, 1 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 4 आयोटा से, इज इक्वल टू यहाँ पर ये वाली टर्म एज इट इज आती रहेगी। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आता है 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 आएगा, 2 - 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -8 आयोटा आएगा, फिर 3 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो +3 आयोटा आएगा, और 3 जब -4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अच्छा यहाँ पर आ जाएगा 3 आयोटा और -4 आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा स्क्वायर की वजह से माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, और हम लगाएंगे 3 × 4 से 12। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपनी जगह पर। ठीक है, अब यहाँ पर रियल को इकट्ठा कर लें, 2 + 12 से आ जाएगा 14, और -8 + 3 से आ जाएगा 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 17 इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसमें से इसके न्यूमरेटर को ब्रेक कर लें ताकि रियल और इमेजनरी प्रोमिनेंट हो जाए,
माइनस आयोटा 5/17 और इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। हमने चूंकि एंगल फाइंड आउट करना है तो थीटा जो है वो कॉस के साथ भी साइन के साथ भी है, तो चाहे तो बोथ साइड्स पर रियल टर्म्स कंपेयर कर लें, चाहे तो इमेजिनरी टर्म कंपेयर कर लें, एक ही टर्म कंपेयर कर लें। तो आप लिखें कंपेयरिंग रियल पार्ट्स ऑन बोथ द साइड्स, तो आपके पास आएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 14/17, और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप कॉस को दूसरी साइड पर ले जाएं तो बन जाएगा कॉस इनवर्स 14/17, और जब आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है 0.6031। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ जाती है। अब इन्होंने नेक्स्ट पार्ट कहा, ये तो एंगल हो गया, ठीक है। आगे इन्होंने कहा एंगल भी फाइंड आउट करना है, पोजीशन, ये जो एक्स है ना ये पोजीशन ऑफ द पार्टिकल होता है। अब एक्स भी फाइंड आउट करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम वापस इसके अंदर ये थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो अब यहाँ पर आगे देखते हैं हम इसे। यहाँ पर हम लिखेंगे कि सिंस एक्स फॉर पोजिशन ऑफ पार्टिकल लिख लें, ठीक है। सिंस एक्स इज इक्वल टू एक्स मैक्स और यहाँ पर है ई रेज़ पावर आयोटा थीटा, तो यहाँ पर क्या वैल्यू लगेगी हमारे पास, x इज इक्वल टू एक्स मैक्स की वैल्यू 1+4 आयोटा है, और यहाँ पर ई पावर आयोटा थीटा की जगह हम लगाएंगे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अच्छा, अब कॉस थीटा और साइन थीटा किसके इक्वल है, अगर मैं इस साइड पर रियल और इमेजिनरी को कंपेयर करती हूँ, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें और लिखें कंपेयरिंग फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या आएगा, कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 14/17 के, और साइन थीटा -5/17 के। तो यहाँ पर लिखें कि सिंस कॉस थीटा जो है वो 14/17 की इक्वल है एंड साइन थीटा इक्वल है -5/17 के, तो ये वैल्यूज हम इसमें पुट कर लेते हैं। ये आएगा 14/17, यहाँ आएगा माइनस आयोटा 5/17। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 14/17 से मल्टीप्लाई होगा तो 14/17 आएगा, 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा 5/17 आएगा, फिर प्लस, फिर जब हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से तो हमारे पास आएगा 56/17 और आयोटा, और माइनस, और आयोटा 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 स्क्वायर की वजह से ये प्लस हो जाएगा, और 5 × 4 से आ जाएगा 20/17। ठीक है, इन्हें हम सिंप्लीफाई करते हैं, इनके रियल को रियल के साथ कंबाइन कर लेते हैं और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ कंबाइन कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 34, और हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस, अच्छा इसको इसका चाहो तो एलसीएम ले लेना, ऐसे करके एलसीएम भी ले सकते हैं या डायरेक्ट चले कर लें, 34/17 आ जाएगा, और इन दोनों को भी आप एलसीएम लेकर कंबाइन कर लें, यानी कि ऐड कर लें इन्हें, तो हमारे पास आ जाएगा, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा 56 है और 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है इसमें से तो +51 आ जाएगा, 51/17 और आयोटा। तो ये हमारे पास क्या आ गई है एक्स की वैल्यू, इसको फर्दर सिंप्लीफाई होती है, यहाँ पर आ जाएगा 2, ये कैंसिल आउट हो रहा है ना, और यहाँ पर आ जाएगा 3 आयोटा, तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई, इनके पोजीशन ऑफ द पार्टिकल आ गया है। सेकंड पार्ट इसका देखते हैं, ये कहते हैं कि इफ x इज इक्वल टू 2+3 आयोटा एंड x मैक्स यानी कि एम्पलीट्यूड जो है वो 1+4 आयोटा, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी व्हेन t इज इक्वल टू 2। अच्छा, फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पर आपकी बुक में ही फॉर्मूला दिया हुआ है, e की पावर आयोटा थीटा जो है ना, थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, ये कहते हैं कि थीटा ओमेगा टी के भी इक्वल होता है, ये एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा जो है ना ये एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है, ठीक है। और हमारे पास जो ओमेगा की वैल्यू है वो क्या है, वो 2π/f होती है, सही है। 2 ओमेगा की जगह एंगुलर वेलोसिटी और इसकी वैल्यू हम 2π/f से कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ पर t की वैल्यू दी है 2, तो ये सारी वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं, वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, x इज इक्वल टू एक्स मैक्स इंटू ई रेज़ पावर आयोटा थीटा, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स की जगह हम 2+3 आयोटा लगाएंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं एक्स की जगह लगेगा 2+3 आयोटा, और ये दिया है एम्पलीट्यूड दिया है 1+4 आयोटा, सॉरी 1+4 आयोटा, और ई की पावर में आयोटा थीटा की जगह मैं लगा दूंगी ई की पावर में आयोटा ओमेगा टी, ठीक है, और ओमेगा की जगह पे 2π/f नेक्स्ट स्टेप में लगा देंगे। अच्छा, इसको ब्रैकेट में रखें, 2+3 आयोटा और इसको ब्रैकेट में रखें, इसको हम दूसरी साइड पर ले जाते हैं, 2+3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1+4 आयोटा इज इक्वल टू ई की पावर में यहाँ क्या लगेगा आयोटा, और ओमेगा की जगह मैं लगा रही हूँ 2π/f
और t अपनी जगह पर रहेगा। ठीक है, अब ये 2 + 3 आयोटा और 1 + 4 आयोटा को मैं इसी क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में रेशनलाइज कर चुकी हूँ, और इससे मेरे पास 14 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 17 आ रहा है। तो मैं दोबारा से नहीं कर रही, आप लोगों ने, लेकिन चूंकि पेपर में तो कोई एक ही पार्ट आएगा ना, तो आपने पूरा ये रेशनलाइज करना होगा। देखिए यहाँ पर मैं इसको रेशनलाइज कर चुकी हूँ और इससे ये वैल्यू मेरे पास आई है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ 14 माइनस, यहाँ पर आएगा 14 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 17 इज इक्वल टू, यहाँ पर अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने इसको टी की वैल्यू पुट करें। तो टी की वैल्यू 2 है चूंकि, अच्छा यहाँ पर डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, यहीं पर पुट कर लें आप टी की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4π/f, ऐसे बन जाएगा। जब हम इसे एक्सपेंड करते हैं यानी कि इससे, तो हम क्या करेंगे, ये एंगल आ गया ना e की पावर आयोटा थीटा, थीटा की जगह 4π/f आ गया। तो ये हमारे पास बन जाता है 14 - 5 आयोटा अपॉन 17, ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पर आएगा cos 4π/7। ठीक है, यहाँ पर हम लगाते हैं cos 4π/7, 4π/f सॉरी, और प्लस आयोटा साइन 4π/f। ठीक है, अच्छा यहाँ पर रियल और इमेजनरी को अगर हम अलग कर लेते हैं, यहीं पर इसी स्टेप में अलग कर लेते हैं इसे, हम इसी स्टेप में इसे अलग कर लें, तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा ये 14/17 और -5 आयोटा/17। तो यहाँ पर बोथ साइड्स पर रियल और इमेजनरी को कंपेयर कर लें, तो किसी एक को ही कंपेयर कर लें, तो रियल को कंपेयर कर लेते हैं। तो हमारे पास बनेगा cos 4π/f इज इक्वल टू, हमारे पास क्या बनेगा 14/17। हमने चूंकि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले तो कॉस को यहाँ से खत्म करें। तो 4π/f इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 14/17। ये कॉस इनवर्स 14/17 हम पिछले क्वेश्चन में भी सॉल्व कर चुके हैं। इससे हमारे पास वैल्यू बनी थी 0 पॉइंट, यानी कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें सॉल्व किया था 0.6031। अच्छा आपने मोड जो है वो डिग्री रखनी है, ठीक है। अच्छा 4π/f अपनी जगह पर एज इट इज आ जाएगा। अब आपने f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो f को दूसरी साइड पर लेकर आ जाए और इसको इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर मैं कर देती हूँ, ये आपके पास इस तरह से बन जाएगा 4π/0.6031 इज इक्वल टू f। जब आप इससे आप कैलकुलेटर में टाइप करेंगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी 20.83। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहते हैं कि फाइंड द इम्पिडेंस Z फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज। अब ये हमारे पास वैल्यूज दी हुई हैं, हमने क्या करें Z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बताती चलूँ कि फॉर्मूला हमारे पास है E इज इक्वल टू आयोटा Z। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज में ही इससे पहले एग्जाम्पल एक दी हुई है, उसमें बताया हुआ E की पावर E आयोटा Z। E क्या है, ये इलेक्ट्रोमोटिव है, फोर्स है, और आई क्या है, करंट के लिए यूज होता है। जेड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई इधर डिवाइड हो जाएगा, E/I हो जाएगा। अब ई की जगह ई की वैल्यू पुट करें, ई की वैल्यू क्या है -50 + 100 आयोटा डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या आएगा -6 - 2 आयोटा। ठीक है, तो z यहाँ से -50 को कॉमन ले लें आप, तो बचता है 1, और यहाँ बचेगा माइनस, बाहर माइनस की जैसे माइनस का साइन आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 2 आयोटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं -3, तो बचेगा -2 कॉमन आएगा, और यहाँ बचेगा 3 + आयोटा, माइनस के साइन की वजह से अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। -2 और -50 कैंसिल हो जाएंगे, 25 बचेगा। यहाँ पर बचता है -1 - 2 आयोटा और डिवाइडेड बाय 3 + आयोटा, और इसको हमें कॉन्जुगेट लेकर रेशनलाइज करना होगा। यानी कि 3 - आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 3 - आयोटा से डिवाइड भी करेंगे। यहाँ पर हम इसे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। z इज इक्वल टू 25, और यहाँ पर जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 1 मल्टीप्लाई होगा 3 - आयोटा से, तो 3 - आयोटा आएगा। -2 आयोटा जब 3 - आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा -6 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वजह से ये 2 आयोटा और 2 आयोटा वैसे +2 आयोटा स्क्वायर बनता है, आयोटा स्क्वायर की वजह से माइनस का साइन आ जाएगा, तो -2 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या आएगा a² - b² का फॉर्मूला, तो a² से आएगा 9 और -b² से आएगा आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होते हैं, तो +1 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाती है 25, और यहाँ पर वैल्यू क्या बचती है 3 - 2 से आएगा 1, और इससे आएगा -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई है। इसके बाद अब हम
इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर ई ये दिया, आयोटा ये दिया, बिल्कुल वैसे ही हमने z इज इक्वल टू ई रेस टू द ई डिवाइडेड बाय आयोटा से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ई की वैल्यू क्या है, 100 प्लस 10 आयोटा डिवाइडेड बाय -8 + 3 आयोटा। कॉन्जुगेट लेकर रेशनलाइज कर लेंगे हम इसे, यानी कि -8 -3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और सिर्फ आयोटा वाला साइन चेंज होता है, ठीक है। और इससे डिवाइड और मल्टीप्लाई करने से पहले यहाँ से कॉमन भी निकाल लेते हैं, यहाँ से 10 कॉमन ले लें, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे हम। यहाँ पर आएगा, ताकि थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए ना, मल्टीप्लिकेशन में आसानी रहे, 10 प्लस आयोटा रह जाएगा। और यहाँ पर भी आप यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आता, यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर लिखेंगे -8 -3 आयोटा डिवाइडेड बाय -8 -3 आयोटा। जब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 10 मल्टीप्लाई बाय -8 से आएगा -80, 10 मल्टीप्लाई बाय -3 से आएगा -30 आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई बाय -8 से आएगा -8 आयोटा, और आयोटा मल्टीप्लाई बाय -3 आयोटा से -3 आयोटा स्क्वायर आएगा, और आयोटा स्क्वायर की वजह से वो +3 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर -8 का स्क्वायर 64 आएगा, और 3 आयोटा का स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो 3 आयोटा का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर आएगा, तो 9 लिखेंगे, और आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो प्लस का साइन यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आती है z इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास बन जाता है 80 और 3, तो -80 + 3 से आएगा 77, -77, ठीक है। और यहाँ पर आ जाता है -30, और -8 से आ जाएगा -38 आयोटा, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय 10 अपनी जगह पे है, यहाँ पर जगह नहीं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, मैं वहाँ लिखना भूल गई थी। डिवाइडेड बाय 64 + 9 से हमारे पास आ जाएगा 73, तो ये हमारे पास हो गई है इस z की वैल्यू। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आएंगे।